अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जिस खबर क्या आपको पता ही है कि मतलब कितने दिनों से हम गुल प्लाज़ा की बात कर रहे हैं, तो वी कैन नॉट गेट ओवर द फैक्ट कि ये किस तरह हो गया। और अब्दुल्ला और मैं रोज़ यहाँ बैठे हुए सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि दरवाजे कैसे नहीं खुले। खैर इन एनी केस आपको पता है कि जो मिसिंग जो इतना बड़ा नंबर है उनको भी ढूंढने की उनकी जो तलाश है वो भी जारी है। और अब बाय पार्ट्स, लिटरली बाय पार्ट्स वो मिलना शुरू हो गए। अब बॉडीज़ नहीं मिल रही हैं, बाकियात मिल रही हैं। और कल एक क्रॉकरी की दुकान से मेज़ानाइन फ्लोर से ऑलमोस्ट 25 लोगों की सिर्फ बाकियात मिली हैं। शायद हम वो विजुअल्स आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन लिटरली आप समझ लीजिए कि क्रिमेट होके, मतलब हाँ क्रिमेट ही हुए हैं ना, क्रिमेट ही हो गए हैं। हड्डियाँ भी सालिम नहीं बची हैं, हड्डियाँ भी चूरा हो गई हैं। मतलब अगर किसी की, मतलब I don't think so that I can even explain what we are getting to see in Definitely you are visuals. getting a lot of this news and with videos which to be very honest मेरे लिए देखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वीडियोस भी सोशल मीडिया पे तो बहुत वायरल हैं। अब ये जो दुकान की हम बात कर रहे हैं, क्रॉकरी की दुकान, 20 से 25 लोग अपने आप को ऑब्वियसली बचाने के लिए एक दुकान में घुस गए और फिर उन्होंने एक शटर डाउन अपना जो था वो कर लिया। लेकिन धुएं से बचने के लिए किया हुआ, लेकिन आग से कौन बच सकता है। 60 अफराद की लाशें प्लस बाकियात मिल गई हैं। 88 अफराद लापता हैं मजमूई तौर पर। और ये जो किसी का स्कल मिल रहा है तो वो भी लिटरली पीसेस, किसी का डेंचर मिल रहा है। मतलब इट्स क्वाइट अनबिलीवेबल। इन एनी केस बड़ा मुश्किल है हमारे लिए बात करना। ये कैसे शनाख्त होगी उन लोगों की, ये भी बड़ा एक मुश्किल मरहला है। क्योंकि आपके दांत, आपके नाखून या आपके बालों का शायद होना ज़रूरी है टू आइडेंटिफाई एंड टू मैच अ सर्टन डीएनए। अब यहाँ पे तो बाज़ लोगों के दांत हैं, बाज़ों का तो कुछ भी नहीं है। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ। काशिफ, सबसे पहले तो यही एक सवाल, मतलब हमें पता है कि मिसिंग लोगों को ढूंढा जा रहा था और कुछ इस तरह बाकियात जो है मिलना भी शुरू हो गई हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? क्योंकि लिटरली जो चीज़ें हमें पता चली हैं और हम देख रहे हैं वो एक ड्रम में डाल के फोरेंसिक्स किस तरह होंगे, आइडेंटिफाई किस तरह होंगे कि ये कौन था। बिल्कुल, देखें, इसके लिए सबसे इनिशियली तरीका ये होता है कि डीएनए जो है वो उसकी मदद हासिल की जाए और डीएनए के सैंपल्स भी लिए गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया, हमारी उनसे जब बात हुई तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि डीएनए मैच होना भी, चूँकि जो हड्डियाँ मिल रही हैं उनकी भी कंडीशन ऐसी है कि उनको भी जो है वो मैच करना मुश्किल हो रहा है और बड़े छोटे छोटे पीसीस के अंदर जो है वो ये तमाम तर बाकियात यहाँ से मिल रही हैं। तो इसलिए इनिशियली तौर पर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। केमिकल एग्जामिन भी करवाया जा रहा है, साथ साथ डीएनए को भी मैच करने की कोशिश की जा रही है। तो अब तक जो डेड बॉडीज़ शनाख्त हुई हैं उनको भी जो है वो डीएनए की मदद से की गई, लेकिन उनके कुछ पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स इस तरह के मिले थे कि जहाँ से ये पॉसिबल हो सक रहा था। लेकिन चूँकि अब जो गुज़िश्ता रात भी बताया जा रहा है कि 20 से 25 बाकियात मिले हैं मुख्तलिफ बॉडीज़ की, तो उसके हवाले से ये भी कहना मुश्किल है कि आया ये कितनी बॉडीज़ हैं या इनकी तादाद क्या है। इनिशियली तौर पर डीआईजी साउथ की जानिब से बताया गया कि ये 30 के करीब लगती हैं। चूँकि अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह से मिले हैं तो ये अंदाज़ा भी लगाया जाता है, लेकिन ये तमाम तर पार्ट्स एक ही शॉप के अंदर थे। आपको बताएं कि जिस शॉप को जो है वो सर्च किया गया और दुकानदार की जानिब से बार बार निशानदेही की जा रही थी, ये मेज़नाइन फ्लोर की शॉप थी और इसमें ना सिर्फ मर्द बताया जा रहा है कि मौजूद थे, बल्कि दुकानदार का जब हमने इंटरव्यू किया तो बताया गया कि बहुत सारे, जब भगदड़ मची तो ख़वातीन भी इस शॉप के अंदर आई और जब रेस्क्यू टीमों की जानिब से इस शॉप को जो है वो सर्च करने के लिए वहाँ पहुँचे तो ये बताया गया कि शटर भी डाउन किया हुआ था शॉप का। तो इंतहाई दिल खराश मनाजिर जो हैं वो हमने देखे हैं गुज़िश्ता रोज़, जो वीडियो सामने आई हैं तो ये तमाम तर कंडीशन है। अब भी ये कहा जा रहा है कि 88 जो लोग हैं उनको एक लिस्ट मुरतब कर ली गई है जो मिसिंग है, जो फैमिलीज़ पुलिस से, दीगर इदारों से, डीसी से राब्ते में हैं और वो अपने हवाले से तमाम तर शवाहिद जो है वो बता रही हैं। जबकि डीसी साउथ की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि 88 में से इन 60 के अलावा हैं वो 88 या फिर मजमूई तौर पर 88 हैं जिनमें से डीसी जी प्लीज़ बताइए। डीसी साउथ की जानिब से यही कंफर्म किया जा रहा है कि वो जो 88 अफराद हैं उनको, उनमें से ये जो 60 से 65 बाकियात और डेड बॉडीज़ मिल गई हैं, ये उनको उनमें से शामिल हैं। मतलब 88 में से अगर हम 65 की बात करें तो दीगर जो रिमेनिंग है उनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। चूँकि इसमें ये भी दावा किया जा रहा है कि इसके अलावा मज़ीद फैमिलीज़ ने रब्ता नहीं किया है। और अगर हम आपको अभी ऑपरेशन की सिचुएशन बताएँ तो वक्तन फ़वक्तन ये ऑपरेशन गुज़िश्ता रोज़ भी जो है वो रोका जा रहा था,
और अब भी कुछ ऐसी सिचुएशन है। डंपर्स की मदद से मेरे कप में आप देख रहे हो। कैमरामैन नासिर अली से कहूँगा एक बार आपको ओवरव्यू करवा दें और दिखा दें कि पिछली जानिब हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ से मलबा हटाने का काम जारी है। गुज़िश्ता रोज़ ये कहा गया था कि जो इस इमारत की फ्रंट साइड है यहाँ से जो है वो गुल प्लाजा के 2 हिस्से गिरे थे जिसका मलबा यहाँ से हटाया जा रहा है, जबकि फ्रंट साइड से जो है वो एक साइड जो है इसकी वो गिरी थी और उसका मलबा गुज़िश्ता रोज़ ही हटाना शुरू कर देना चाहिए था और इंतज़ामिया की जानिब से दावा किया गया था। लेकिन चूँकि शाम गए जो है वो एक शॉप से डेड बॉडीज़ की इतला मिली तो उसके बाद से जो है वो ये तमाम तरह सिचुएशन रही और ऑपरेशन को वक्ती तौर पर रोका गया था। अब भी जो है वो बड़े एहतियात से जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है और डीसी साउथ हों, डीआईजी साउथ हों या फिर दीगर रेस्क्यू इदारे हों, हमारी जब उनसे तफसीली बात हुई तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ ऐसे पॉकेट्स मौजूद है जहाँ अब तक सर्च का अमल शुरू ही नहीं किया गया है। तो पहले उस तमाम तरह सिचुएशन को क्लियर किया जाएगा, उसके बाद मलबा हटाने के काम को मजीद तेज़ किया जाएगा। काशिफ, जब आप दिखा रहे हैं ना पीछे अपने अकब में सारी बिल्डिंग का जो हाल है गुल प्लाजा का, मतलब एक मैसिव किस्म का एक ग्रेवयार्ड ही लगना स्टार्ट हो गया, बिकॉज हमें पता है कि अभी भी अंदर जो मिसिंग है नेचुरली वो किधर हैं, वो बाकियात तो अंदर ही होंगी। ये अभी तक ये इस बात की समझ नहीं है, मतलब हम 80 लोग मिसिंग, 60 मिसिंग, हम इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि उस वक्त जब ये हादसा हुआ है, सानिया हुआ है, 1200 अगर हम शॉप्स भी कर लें, 2-2 मुलाजिम भी शॉप्स में अगर हम कर लें और फिर इतने ज़्यादा लोग शॉपिंग कर रहे थे, कोई फिगर है हमारे पास कि जब आग लगी है तो इस प्लाजा में लगभग कितने लोग होंगे एट दैट मोमेंट? देखिए, इस हवाले से अब तक कोई भी लिस्ट जो है वो मुरतब नहीं की गई है। इवन ये भी नहीं बताया गया कि ये जो 88 अफराद हैं इनमें शॉपकीपर्स कितने हैं या फिर जो ख़रीदारी के लिए लोग आए हुए थे वो कितने हैं या फिर इनमें से ख़वातीन कितनी हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं अब तक डिसाइडेड नहीं की गई हैं। कोई ऐसे जो है वो डेस्क नहीं बनाया गया है। हेल्प डेस्क ज़रूर बनाया गया है और उसमें ये तमाम तर एंट्री की जा रही है, लेकिन अब तक ऐसी एंट्री कोई नहीं की गई है। मैं आपको एक बार ना फिर से दिखाना चाहूँगा कि मेरे सीधे हाथ की जानिब की अगर मनाजिर दिखाएं और आपको प्लाजा की बिल्डिंग की लेंथ दिखाएं, तमाम तर लेंथ की तरफ आप देख सकते हैं कि जो ग्रिल्स हैं खिड़कियों पे वो लगी हुई हैं। कुछ खिड़कियों को काट लिया गया है, कुछ अभी भी जो है वो बाकी हैं। इन ग्रिल्स को यहाँ से काटा जाएगा, वक्तन फवक्तन यहाँ से अंदर दाखिल हुआ जाता है। अच्छा, यहाँ सबसे ज़्यादा एक बड़ा मसला ये भी आ रहा है कि जितनी आप खिड़कियाँ देख रहे हैं ये तमाम तर अलग अलग शॉप्स की हैं। तो अगर एक खिड़की को काटा जाता है और उसके अंदर दाखिल हुआ जाता है, चूँकि 10 बज गए थे, 10 बजे के बाद ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, तो बहुत सारी शॉप्स ऐसी भी हैं जिनको ताले लगे हुए थे। तो जब यहाँ से रेस्क्यू टीमें इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो भी जाती हैं तो शटर में ताले होने की वजह से या फिर हडल्स होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते। यही एक वजह है कि जो मुख्तलिफ पॉकेट्स अब भी मौजूद हैं और बिल्डिंग के अंदर टेम्परेचर सुबह सवेरे हमें बताया गया कि आज भी मेंटेन नहीं हो पा रहा है। टेम्परेचर को मेंटेन वक्ती तौर पर कोशिश की जाती है, जैसे ही मेंटेन होता है जो रेस्क्यू इदारे हैं वो अंदर दाखिल होते हैं, सर्च के अमल को करते हैं, दोबारा से बाहर आते हैं और फिर दोबारा से अंदर दाखिल होते हैं। उसके पिलर्स भी मुतासिर हुए क्योंकि गुल प्लाजा का मलबा उसके ऊपर गिर गया। अब रिम्पा प्लाजा क्या एक हिस्सा उसका बंद किया गया है, मजमूई तौर पर इमारत को नाकाबिले इस्तेमाल करार दिया गया है? व्हाट्स द अपडेट अबाउट इट? क्योंकि वो भी कसीरुल मंजिला एक इमारत है, बिल्कुल एडजेसेंट जो जुड़ी हुई है। बिल्कुल, देखें, जब ये ऑपरेशन दूसरे रोज़ दाखिल हुआ तो हमने निशानदेही की कि जो रिम्पा प्लाजा है उसके 3 से 4 पिलर जो हैं वो डैमेज हुए हैं। उसके बाद इंतज़ामिया की जानिब से ये किया गया कि जो रिम्पा प्लाजा है उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद किया गया है। उसमें किसी भी शख्स को दाखिल और बाहर जो है वो नहीं निकलने दिया जा रहा और ख़त्म कर दिया गया। तमाम तर लोगों को वहाँ से बाहर निकाल दिया गया है। तमाम तर शॉप्स को जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए। मेन रिम्पा प्लाजा के गेट पर जो है वो नोटिस लगा दिए गए। इवन जो पिलर्स इसके डैमेज हुए हैं वहाँ आर्जी तौर पर सपोर्ट्स लगा दी गई हैं एसबीसी की जानिब से, उनकी टीम की जानिब से, और निगरानी टीम वहाँ बिठा दी गई है। इसका एक बड़ी वजह सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ के 2 से 3 पिलर डैमेज हुए हैं, बल्कि ये भी एक इंसिडेंट है कि जो गुल प्लाजा का फ्रंट साइड का एक हिस्सा डैमेज हुआ, गिरा, और उसका बाकी का जो हिस्सा है वो झुका हुआ है, वो रिम्पा प्लाजा की तरफ ही झुका हुआ है और उसकी पार्किंग की तरफ झुका हुआ है। तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट ना रिपोर्ट हो जाए, तो इसलिए करके उस एरिया को पूरे तौर पर सील कर दिया गया है। इवन दो कि जो रेस्क्यू टीमें रिम्पा प्लाजा की दीवार के अंदर सुराख करके और वहाँ से गुल प्लाजा के अंदर दाखिल हुई थी, उस रेस्क्यू टीम को भी वहाँ से ऑपरेशन करने से रोक दिया गया और वहाँ जो मशीनरी मौजूद थी उसे
पीछे हटा लिया गया है। तो ये तमाम तर सिचुएशन है, जबकि हमारी इस हवाले से रिम्पा प्लाजा की इंतजामिया से भी बात हुई, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था, दावा किया जा रहा था कि जो पिलर्स हैं वो एक तरफ पार्किंग एरिया के जो है वो डिस्टर्ब हुए हैं या टूटे हैं, लेकिन चूंकि रिम्पा प्लाजा की बिल्डिंग पूरी मौजूद है और वो अलग पिलर्स पर मौजूद है, तो इसलिए करके पूरी बिल्डिंग को सील करना बेहतर नहीं है। तो डीसी साउथ की जानिब से इसे कंफर्म किया गया और कहा गया कि जब तक एसबीसी और मुतलका जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इस चीज़ को क्लियर नहीं करते हैं, तब तक इस बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पर रखेंगे। Okay, got it, Kashif. बहुत शुक्रिया, thank you. करार दिया गया है। We are hoping कि इर्द-गिर्द की जो बिल्डिंग्स हैं जॉइनिंग, जैसे रिम्पा प्लाजा का तो आप जिक्र भी कर रहे हैं, वो खाली हों और वो एकदम से ऑपरेशनल ना हो गई, बिकॉज ऑब्वियसली काम के लिए भी बैक टू वर्क मोड भी एक होता है ना, लेकिन मतलब इतना डैमेज है इर्द-गिर्द कि होना नहीं चाहिए इस तरह। अच्छा, अभी आगे बढ़ेंगे और कल आखिरकार आईसीसी से वही फैसला आया जिसकी बड़ी हद तक एक्सपेक्टेशन तो थी। आईसीसी ने अपना वजन भारत के ही पलड़े में डाला, बांग्लादेश को बता दिया है कि वर्ल्ड कप खेलना है तो खेलें, भारत जाकर ही खेलना पड़ेगा, वरना फिर हम रिप्लेस कर देंगे। मुझे ना एक बड़े मिक्स्ड इमोशंस हैं इस रूलिंग से कि अगर खेलना है तो खेलेंगे और इधर ही आके खेलेंगे, वरना यू आर आउट। मतलब सोचें ज़रा, कोई इंडिया को भी ये कहे ना कभी। पाकिस्तान पहले ही आपको पता है कि कह चुका है कि वो बांग्लादेश के मौक़िफ़ की हिमायत करता है, और अब देखना ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से क्या फ़ैसला सामने आया। और इस बात पर लोगों को हैरत नहीं हुई कि आईसीसी ने एक तरह से भारत को क्लीन चिट दे दिया है। मतलब वाई वर वी एक्सपेक्टिंग एनीथिंग एल्स। वैसे तो आईसीसी के एलामिये में कहा गया है कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया है। को भी ना निकालता, मतलब फिर क्या मसला था, फिर आपको वैसे ही बुरा लग रहा था वो। तो टूर्नामेंट से जी इतना करीब आकर स्केड्यूल की तब्दीली नहीं की जा सकती, उनकी तरफ से ये भी कहा गया है। आईसीसी के मुताबिक आज़ादाना सिक्योरिटी के जायज़े और उसके सिफारशात की रोशनी में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि मैचेस को रीलोकेट किया जाता, बेसिकली उनका ये कहना। दूसरी जानिब क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक बांग्लादेश के भारत ना जाने की सूरत में आईसीसी किसी और टीम को शामिल करने पर गौर कर रहा है। दूसरी जानिब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने पर अभी भी कायम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाज़ेह तौर पर कह चुका है कि वो बांग्लादेश के साथ डटकर खड़ा है। अगर बांग्लादेश को आउट करने पर पाकिस्तान भी टूर्नामेंट में शिरकत ना करने का फैसला करता है तो इस टूर्नामेंट की फिर क्या हैसियत रह जाती है, ये भी एक अहम सवाल है। लेकिन क्या रिपरकशंस होंगे, क्या इज़ इट इवन पॉसिबल फॉर अस, फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस भी होती हैं, जाहिर है किसी भी टूर्नामेंट में आपने अग्री किया हुआ होता है। इज इट इवन पॉसिबल फॉर अस टू स्टेप आउट ऑफ इट और पुल आउट ऑफ द टूर्नामेंट इन सॉलिडारिटी विद बांग्लादेश राइट नाउ एट दिस स्टेज और नॉट? राशिद लतीफ एंड सिकंदर बाख, they are both with us. Let's start off with this. राशिद भाई, पाकिस्तान ऑब्वियसली एक मॉरल स्टांस भी था बांग्लादेश के साथ। वैसे लेट इट बी सेड कि पाकिस्तान को जब ऐसे कोई इश्यूज थे तो कोई साथ पाकिस्तान के नहीं था। अब क्या बात यहाँ तक पहुँच गई है कि चूंकि हम मॉरली इतना अपराइट उनके साथ खड़े रहे हैं और अपने उनके जायज़ स्टैंड पे, कि अब अगर वो फैसला कर लें कि हम तो इंडिया नहीं जा रहे खेलने, हम तो वैसे ही पाकिस्तान तो इंडिया नहीं जा रहा था, श्रीलंका में खेलना था, कि हम शायद खेले ही ना, ऐसा हो सकता है राशिद भाई? जी पॉसिबल है, और यही मेरे ख्याल से बिग न्यूज़ होगी अगर पाकिस्तान पार्टिसिपेशन से इनकार करता है, और वजूहत दीगर हो सकती हैं। लेकिन कल जो आईसीसी का स्टांस है या उन्होंने जो फैसला किया है वो मेरे ख्याल से बेहतर फैसला नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। अगर यही चीज़ ऑस्ट्रेलिया के साथ होती या इंग्लैंड के साथ होती, सेम डिसीजन आईसीसी करता, कभी भी नहीं करता। उन्होंने देखा कि जिस तरह से बांग्लादेश रिएक्ट कर रहा है बीसीसीआई को या आईसीसी को या इंडियन गवर्नमेंट को, तो ये पॉलिटिकल ज्यादा लग रहा है। और अगर तो ये प्रेसिडेंट सेट हो गया तो इससे इंटरनेशनल क्रिकेट की खराबी और ज्यादा होगी। कोई भी अगर किसी भी रीजन से, सिक्योरिटी रीजन से नहीं जाना चाहता, तो उसको अगर मैच फॉरफिट करना पड़े या उसकी टीम चेंज करनी पड़े, ये पहली दफा हमें नजर आ रहा है। पास में बहुत सारे मौक़ों पे ये चीज़ हुई है, वर्ल्ड कप में हुई है कि टीम नहीं आई तो उसमें क्या है कि पॉइंट्स आपने फॉरफिट किए या उसका वेन्यू चेंज किया है। लेकिन ये एक दफ़ा हो गया तो मेरे ख्याल से क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया है न्यूज़ की हद तक मुझे लग रहा था अब राइट टाइम है उसका फैसला करने का। अगर तो पाकिस्तान कोई ऐसी रीज़न डेवलप कर पाए मीडिया के थ्रू या अपने जो वर्ल्ड कप के बोर्ड मेंबर हैं आईसीसी के उनके थ्रू, तो ये पॉसिबल है। खबर उस वक्त बनेगी जब पाकिस्तान रिफ्यूज कर देगा वर्ल्ड कप खेलने से, फिर पूरा आईसीसी सोचेगा। ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान के पास आएगा, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज भी आएगा और उनसे इल्तिजा करें कि आप लोग खेलें।
तो ये राइट टाइम है डिसीजन करने का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। मतलब तो ये बात तो वो हो गई ना सिकंदर, आप भी बता दें कि ये तो हमारा रीजन पाकिस्तान का तो सोनली यही होगा इन सॉलिडेरिटी विद बांग्लादेश। देयर इज देयर एनी अदर रीजन? मतलब ये दैट्स ऑल दैट देयर इज टू इट। ये देखो हुमा, मैंने 10 जनवरी को ना खानजादा के साथ प्रोग्राम किया था और मैंने यही बात की थी। मैं इसको बार बार ट्वीट कर रहा हूँ ताकि मतलब कि मैंने तो यही कहा था कि कोई होगा या नहीं होगा। तो उस वक्त राशिद ने कहा था एज पर रूल हम कर सकते हैं। तो सिर्फ रूल्स क्या दूसरे ममालिक के लिए, इंडिया के लिए नहीं है? इंडिया ने क्यों मना किया था पाकिस्तान आने से? कोई वजह क्या थी? यही थी ना कि जी वो सिक्योरिटी कंसर्न। यही बांग्लादेश ने किया तो भाई सिक्योरिटी, आपने उसके लड़के को निकलवा दिया टीम से कि भाई इसको सिक्योरिटी थ्रेट है। तो कि बीसीसीआई और आईसीसीआई में कोई फर्क नहीं है, वो तो एक ही लोग हैं, एक ही जगह बैठे हुए क्या कर रहे हैं, वो यही है। वो तो 100% इस वक्त इंडिया जो है पर्सनल दुश्मनी कर रहा है बांग्लादेश के साथ, इसलिए कि वो उनके खिलाफ बात कर रहा है। तो एज पर रूल अगर हम देखें तो क्या ट्रॉफी ना लेना किसी चेयरमैन से जो कि प्रेसिडेंट एशिया क्रिकेट काउंसिल थे नकवी साहब, उनसे ट्रॉफी नहीं लेना, क्या ये एज पर रूल था? कहीं कहीं रूल में लिखा हुआ है कि जी आप नहीं लेंगे इसलिए कि वो पाकिस्तानी है? तो इंडिया ने तो हर रूल्स तोड़ दिए हैं, हर किस्म की गलतियां की है। मगर अगर कोई और करता है तो उसको कह रहे हैं कि हम आपको निकाल देंगे, नई टीम लाएंगे। दिस इज नॉट ऑन। तो सिकू, अब हमारे पास अब आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? अभी राशिद भाई कह रहे थे बड़ी खबर, स्टैंड लेना चाहिए कि अगर बांग्लादेश को हटाया तो हम भी नहीं आएंगे। सॉरी, अगर बांग्लादेश को हटाया, रिप्लेस किया तो हम भी नहीं खेलेंगे। क्या ये स्टैंड इस वक्त पाकिस्तान को लेना चाहिए? तो एक लेके तो देखिए, एक दफा तो करें। जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूं कि हमने कोई ऐसा बड़ा स्टैंड पहली दफा जो लिया था वो नकवी साहब ने लिया था कि ठीक है जी हम नहीं, आप नहीं तो हम भी नहीं। अब ये भी एक स्टैंड है। क्या इन लोगों ने दूसरी टीमों से बात की है नकवी साहब? ये हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जैसे अमेरिका है उनके वीजे नहीं आ रहे, दूसरी जहां जहां पाकिस्तानी है तो भाई पाकिस्तानी के वीजे भी नहीं देने, पाकिस्तानियों से बात नहीं करनी। तो इसी तरह बांग्लादेश के साथ हो गया। लेट्स टेक अ स्टैंड, देखते हैं क्या होता है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, पैसों की बात है, अपने खर्चे कम कर दें, क्या हो सकता है? हम अपने खर्चे कम कर दें, टेक अ स्टैंड, देखते हैं तो होता क्या है। वैसे वो वीजे तो काफियों के वैसे आना भी शुरू हो गए हैं, काफी प्लेयर्स के कुछ वीजे वालों के आए हैं, अभी बहुत के नहीं वीजे वगैरह हो गए हैं। बट यू आर राइट सिकंदर, क्योंकि ऐसी रिडिकुलस बातों पे इंडिया ने तो स्टांस लिया है, लाइक ट्रॉफी भी ना लेना, ऐसी बातों से किया है। दे हैव बीन डूइंग व्हाट दे वांटेड टू डू। सो अब तो मेरा हाथ भी ना मिलाना, ट्रॉफी भी नहीं लेंगे, मूड नहीं है हमारा, मतलब लिटरली वहां तक लगता है कि बात आ गई थी। सो बांग्लादेश इज राइट टू डू व्हाट इज डूइंग एंड लेट्स सी। राशिद भाई से एक बात पूछनी है। राशिद भाई, आईसीसी तो हमें पता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बीसीसीआई है, शुरू से हम ये बात करते हैं। कोई ऐसी खेलों की आलमी तंजीम है, कोई आलमी अदालत इंसाफ है जहाँ पे कोई बोर्ड अगर उसे लग रहा है कि आईसीसी जैसे प्लेटफॉर्म से, वैसे भी एक कंसोर्शियम सा है, बॉडी क्या है, मतलब एक सब मिलके बस बनाया हुआ है कि कहीं राब्ता किया जा सके, किसी फोरम पे अपील की जा सके, कहीं अपने मुतालबात रखे जा सकें। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है मौजूद दुनिया में? जी, प्लेटफॉर्म तो है स्विट्जरलैंड में, जिसमें बहुत सारे मैच फिक्सिंग के स्कैंडल होते हैं, उसके जो रिजल्ट्स आते हैं, उनको वर्डिक्ट आता है, उनको चैलेंज करने के लिए स्विट्जरलैंड में जो अदालत है आर्बिट्रेशन की है, वहाँ पे वो जाते हैं। लेकिन उसका प्रोसेस बहुत लंबा है, आपको दूसरा वर्ल्ड कप आ जाएगा जब तक ना। इस वक्त जो बात हम कर रहे हैं, जो आपकी बात वजह है, इसमें बांग्लादेश राइट पे है। हैरत इस बात की कि दूसरे ममालिक ने वोट क्यों नहीं किया। ये सिक्योरिटी कंसर्न है। कभी भी कोई भी कंट्री, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी को इतना अच्छे तरीके से बयान नहीं कर सकता। सिक्योरिटी थ्रेट है तो आप ये नहीं कह सकते अब बिल्कुल सिक्योरिटी इंडिया में है नहीं। वहाँ आए दिन तो बलवे होते रहते हैं, मुसलमानों का कत्ल हुआ है कितना ज्यादा, उसको बेस बनाते हुए बांग्लादेश ने जो फैसला किया है वो बिल्कुल बात ठीक है। मुझे हैरत सिर्फ इस बात ये है कि क्रिकेट कम्युनिटी जो ममालिक है उन्होंने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। राशिद भाई, आपके पास कोई और एग्जांपल है फ्रॉम द पास्ट कि क्रिकेट कम्युनिटी में ने ऐसी बातों में कहीं सपोर्ट किया हो? हम तो 2-3 साल से जो हमारे साथ हो रहा था और हम इस बात पे अटेंशन लाते थे कि बाकियों को भी बोलना चाहिए। इवन समथिंग एज, आई एम सॉरी टू यूज दिस टर्म, सिली एज नॉट शेकिंग हैंड्स, मतलब एक नॉट टेकिंग द ट्रॉफी, मीम्स वगैरह तो ये सारे इन्वॉल्व हो गए थे, बड़े फनी किस्म की सोशल
सोशल मीडिया पे मीम्स बनाते हैं, बट एक्चुअली किसी ने कभी नहीं कुछ बोला, तो व्हाई शुड वी एक्सपेक्ट कि अब बोलेंगे? किस करंट प्लेइंग टीम के करंट प्लेयर ने, इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने या साउथ अफ्रीका ने या किसी न्यूजीलैंड ने बयान दिया या एक्स पे पैगाम लिखा कि हाँ जी ये गलत रिवायत? करंट से हम नहीं एक्सपेक्ट करते, साबिक भी नहीं बोले ये गलत रिवायत डाली जा रही है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है इसमें कि हमारे सामने 3-4 पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं जिस तरह से डिक्टेट कराना चाहा बीसीसीआई ने या आईसीसी ने, वो होता चला आया। हमने 96 का भी वर्ल्ड कप देखा, 2003 में भी इंसिडेंट हुए, टीम नहीं खेली, एक दूसरे के खिलाफ नहीं खेली, एक दूसरे के मुल्क में सफर नहीं किया, पॉइंट 4 फीट किए गए। लेकिन लास्ट ईयर जो चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ, हाथ ना मिलाना, उसके बाद भी क्रिकेट कम्युनिटी ने किसी ने भी कोई ऐसी आवाज उठाई नहीं जो कि मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स के लिए बेहतर नहीं है। फीफा में देखें, वहाँ अंडर 17 के टूर्नामेंट में वहाँ पे हाथ मिलाया जाता है हर जगह। वो बहुत ऑर्गेनाइज मजबूत बॉडी है। हम लोग इन्फ्लुएंस हैं क्रिकेट वाले जितने भी हैं, बीसीसीआई या जो आजकल हुकूमत है बीजेपी की, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से ये लास्ट मौका मिला है पाकिस्तान को भी और बांग्लादेश को भी। अगर वॉकआउट करते हैं तो ये वर्ल्ड कप मेरे ख्याल से जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं पाकिस्तान से ज्यादा बांग्लादेश के पास है। 25 को 50 करोड़ की आबादी है दोनों ममालिक में, और ये अगर फैसला करते हैं दोनों मिलके नहीं पार्टिसिपेट करना, तो वर्ल्ड क्रिकेट हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। वर्ल्ड क्रिकेट हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी, ये डू एंड डाई है। आप कह रहे हैं मेक और ब्रेक सिचुएशन हो सकती है और इस वक्त हिम्मत दिखानी चाहिए। सिकंदर, डू यू आल्सो एग्री? क्योंकि इंडिया में हमने देखा 96 में मैच कंप्लीट नहीं हो सका था सेमीफाइनल का, आपको याद होगा, ईडन गार्डन में श्रीलंका वर्सेस इंडिया। सो यू नो, एंड मुस्तफीज क्या आप जाएंगे, अब उन्हें कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होगा। मतलब दर्जनों बयानात हैं वहां पर उनके मजहबी रहनुमाओं की तरफ से, राइट विंग पॉलिटिशियंस की तरफ से, जिसमें वो खुलेआम धमका रहे हैं ना सिर्फ इनको बल्कि शाहरुख खान को भी। और सिकंदर, एक और चीज, मतलब ये बाकी जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह की बात कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? वो खामोश क्यों है? उनको नजर आ रहा है आईसीसी इटसेल्फ इज इंडियनाइज्ड नाउ। और ये एक होता है ना कि जब आपका कोई ऐसा सरबराह लग जाता है, जैसे जय शाह आईसीसी में बैठे हुए हैं, तो आप एटलीस्ट कुछ तो सेम्बलेंस ऑफ इक्वालिटी देने की कोशिश करते हैं कि किसी को गलती से ये ना लगे कि हम बायस्ड हैं। ये तो उस ड्रामे में भी नहीं घुसे, ये बायस्ड हैं और ये चाहते हैं सारी दुनिया देख ले, बेशक हम ऐसे ही हैं। व्हाई आर दीज अदर नेशंस, द बिग वंस लाइक ऑस्ट्रेलिया वगैरह, व्हाई आर दे क्वाइट? देखो, जो पहला सवाल था कोलकाता में मैं भी था उस वक्त एक बाहर के चैनल के लिए कमेंट्री कर रहा था, और उस वक्त शोएब अख्तर वाला इंसिडेंट हुआ था, वो भी कोलकाता में हुआ था कि पूरा मतलब ये कि उनको स्टेडियम खाली करना पड़ा था। अब वो कह रहे हैं बांग्लादेश को कि कोलकाता जाओ, वो तो सबसे ज्यादा ट्रबलसम है। 2 इंसिडेंट हो गए, एक तो आपने बताया और एक मैंने जो खुद 99 की बात है, मैं वहां पे कमेंट्री कर रहा था और इंसिडेंट हुआ, शोएब अख्तर टकरा गए थे तेंदुलकर से, तो उन्होंने जो है तो उसके ऊपर पूरे स्टेडियम ने पथराव कर दिया, जो भी चीजें थी ग्राउंड में फेंकी, रन आउट हो गया था जी, बिल्कुल पूरे क्राउड को खाली करना पड़ा, फिर मैच शुरू हुआ। ये तो उनकी हालत है इंडिया की। वो कहते हैं हमारे पास सिक्योरिटी का कोई वो नहीं है। अब जो आपकी जो दूसरा सवाल क्या था, वो दूसरा सवाल ये था कि बड़े क्रिकेटिंग नेशंस क्यों नहीं बोल रहे, उनको नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। इसके लिए आपको पहले मैंने कहा था कि जो आईपीएल को वो एज अ रिश्वत के तौर पे, ब्राइब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये देखिए, जो आपने पहले बात की थी कि कोई करंट क्रिकेटर के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा, जो कुछ भी बोला गया है, कहा गया है, वो रिटायर्ड लोगों की तरफ से कहा गया है। हर एक को आसरा है, हम पाकिस्तानियों को आसरा है। आप ये देखेंगे कितने पाकिस्तानी लोग हैं जो यूट्यूबर्स, जो पाकिस्तान को बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं जस्ट टू गेट व्यूअरशिप फ्रॉम इंडिया। वो बैठ के, मुझे इंडिया से लोगों ने लिखा हुआ है, मेरे पास मैसेजेस पड़े हुए हैं, आप पढ़ सकती हैं, कि वो कह रहे हैं कि यार इस यूट्यूबर को आप कुछ क्यों नहीं कहते, ये तो आप लोगों की बुराइयां कर रहा है बैठ के पाकिस्तान में बैठ के। ये सिर्फ और सिर्फ जब हम जैसे लोग, बॉटम लाइन ये है जी सिकंदर, बॉटम लाइन ये है कि पिछले कुछ सालों से हम देख रहे थे कि इस तरफ बात जा रही है कि ये वर्ल्ड इवेंट्स जो हैं, अभी वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं, ये इस तरह मुतनाज़े हो जाएंगे। पहले तो सिर्फ हमारे साथ ही हो रहा था, अब एक और मुल्क आ गया है। और देखिए ऐसे ही शुरू होता है ना कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, और अल्टीमेटली अब यहाँ तक बात पहुँच गई है। अगर तब भी किसी ने नहीं बोला, अब इतनी बड़ी चीज़ पे भी कोई नहीं बोल रहा, तो फिर तो क्या सैंक्टिटी रह जाएगी इस किस्म के टूर्नामेंट्स की? राशिद भाई, योर क्लोजिंग थॉट्स। नहीं, यही तो एक
पिछले सवाल का जवाब दे दूं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह क्यों नहीं बोलते? इनकी जितना बोर्ड चल रहा होता है बायलैटरल के ऊपर होता है, 5-5 टेस्ट सीरीज होम एंड अवे खेलते हैं, चाहे इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, ये बहुत ज्यादा आपस में खेलते हैं। इनकी जितना ये, क्योंकि ये इनकी बड़ी लीग्स होती हैं, 100 की हो जाए या बिग बैश हो जाए, ये खसारे में जा रही होती हैं, लेकिन इंडिया की बायलैटरल से इनको बड़ा बेनिफिट होता है, बिलियंस ऑफ डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ब्रॉडकास्टिंग के, जिसकी वजह से ये लोग सस्टेन करते हैं थ्रू बीसीसीआई फंडिंग। तो इस वजह से ये बोल नहीं सकते। लेकिन ये जो टाइम है मेरे ख्याल से अब दुनिया को बताने का, दिखाने का, बांग्लादेश तो अगर नहीं जाता, हमें ये भी है ना कि बांग्लादेश के पीछे पाकिस्तान खड़ा हो जाए और बांग्लादेश कल हाँ कर दे कि हम जा रहे हैं, तो बात तो फिर खत्म ही हो जाती है। लेकिन अगर बांग्लादेश नहीं जाता, तो जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बयान लास्ट 2-3 डेज से आ रहे थे, स्टैंड करना चाहिए। एक बड़ा झटका पूरी वर्ल्ड क्रिकेट को पाकिस्तान ही दे सकता है, वो देना चाहिए। Got it, Rashid bhai, thank you for your thoughts, and Sikandar, thank you also. We should take a stand. And we are taking a stand. We should take a stand now at this moment. मतलब क्या स्टैंड है हमारे? स्टैंड लेने से वैसे ये पूरे वर्ल्ड कप की क्या स्टैंडिंग है? दो इतने मेजर हिल जाएगा जरा सिस्टम। हाँ, आई नो, बट इतने दो मेजर हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए एक कदम आगे आए हैं, तो हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी गुस्से में आने लगी है। हुकूमत फिलहाल इसका इजहार तो नहीं कर रही है, लेकिन सियासी हलकों में ये बातें ज़रूर गर्दिश कर रही हैं कि 28वीं तरमीम पर सोचा जा रहा है। इनफैक्ट कल भी ये बात हुई थी, कल फारूक सत्तार साहब ने बात की थी कि ईद के बाद 28वीं तरमीम की तैयारी है। अच्छा, अब हुकूमत समझती है कि ख़ास तौर पर 18वीं तरमीम में कुछ तब्दीलियां नागुज़ीर हो गई हैं। ख़ास तौर पर NFC अवार्ड का फॉर्मूला कुछ बदलना पड़ेगा। सारी बात ही NFC अवार्ड की है एक्चुअली। 2 दिन पहले कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ ने तो साफ अल्फाज में 18वीं तरमीम को ढकोसला जो है वो करार दिया था, और पीपल्स पार्टी उस पर सख्त बरहम है, मगर ख्वाजा आसिफ अब भी अपनी बात पर कायम है। अगर 18वीं तरमीम ढकोसला बन गई है तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदारी जो है अव्वल और आखिर जो है वो तो सियासतदानों की आती है, जिन्होंने वो तरमीम पास की थी, और उसमें जो चीज़ें तय हुई थी वो ऑन ग्राउंड उनके ऊपर जो है अमल ना हुआ। एक सबसे बड़ा जो नारा उस तरमीम में लगाया गया था वो डेवोल्यूशन था। जी, मुझे कोई बता दे, कोई मेरा कुलीग बता दे, किसी पार्टी का मेरा कुलीग बता दे, पार्लियामेंट के बाहर पार्लियामेंट के अंदर के डेवोल्यूशन कहाँ पे होगी। पीपल्स पार्टी नून लीग के वफाकी वजीर की जानिब से बयान आने पर हुकूमत से वजाहत मांग रही है। अब पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने कल कौमी असम्बली में कहा कि मुल्क के साथ बहुत तजर्बे किए गए हैं, हर तजर्बे के साथ मुल्क को आधा किया। वफाक तजर्बा करना बंद कर दे। इससे एक दिन पहले पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा ने भी ख्वाजा आसिफ के बयान पर सख्त रद्द अमल दिया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पार्लियामेंट्री लीडर ख्वाजा आसिफ साहब, जो कि डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, और हमें जाहिर है कि उसको हम कंसिडर करेंगे गवर्नमेंट की पॉलिसी स्टेटमेंट, क्योंकि इफ द पार्लियामेंट्री लीडर इज स्पीकिंग एंड अ वेरी सीनियर मेंबर ऑफ द कैबिनेट, वी विल अज्यूम कि वो गवर्नमेंट पॉलिसी है। उन्होंने कुछ चीज़ें कहीं, कॉन्टेक्स्ट तो था कराची और गुल प्लाजा, लेकिन वहाँ से वो कहाँ चीज़ों को ले गए और कहाँ से लेकर आए कि 18th अमेंडमेंट भी खराब। अब 18th अमेंडमेंट का गुल प्लाजा से क्या वास्ता है? बट नहीं खराब है क्योंकि गाली देनी है 18th अमेंडमेंट को, तो वो खराब है। सो सर, आई थिंक आई formally request the federal government to stop experimenting and tinkering on important constitutional issues and focus on the welfare of the people. ज़रूरी नहीं है कि जब हादसा हो तो मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर पहुंचे, क्योंकि फिर उसका प्रोटोकॉल लगता है। असल बात होती है रेस्क्यू करना, वहाँ पे रेस्क्यू की चीज़ें भेजना। आप इसको इस तरह से ना लें कि मैं कोई डिफेंड कर रही हूँ। आग है, आग जब लगती है तो कैलिफोर्निया जैसे मुल्क में जंगल से निकल के घरों को लाइन से लपेट में लेती हुई चली जाती है। ये आग है, हमें देखना चाहिए। हफीज़ सेंटर में साल में 3 दफ़ा लग चुकी है। मैं तो हैरान हूँ कि लोगों के दिल की क्या क्या भड़ास सामने आ गई। भाई, सूबे के मालिक अवाम है। सूबा कोई रेजिडेंशियल सोसाइटी नहीं है कि कहीं भी बन जाए। 18वीं तरमीम भी उसका ये इस वक्त प्लेटफॉर्म नहीं था, ना ही सिलेबस का कोई प्लेटफॉर्म था। आप जो भी हसरतें हैं उसको, जो आईनी हसरतें हैं वो आईनी तरीके से जाएंगी। ऑलराइट, अच्छा, अब आपको बताएं कि कुछ कहना था।
नहीं, मतलब ये सारी बातें होती हैं और जाहिर है पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध को लगता है कि हुकूक पे डाका डालने की कोशिश हो रही है, ये बात भी की जाती है, लेकिन फैक्ट रिमेंस कि कराची लिवेबल इंडेक्स में कहाँ आ रहा है? नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि उस इंडेक्स में शायद ना हो। उधर कौमी असेंबली में आपको बताएं और सेनेट में नए अपोजिशन लीडर आने के बाद माहौल में कुछ नरमी दिखाई दे रही है और रुकन कौमी असेंबली अली मोहम्मद खान का कहना है कि मुज़ाकरात की हुकूमती पेशकश का मुस्बत जवाब देना चाहिए। ख़ासतौर पर अब तो अपोजिशन लीडर वो आ गए हैं जिन पर हुकूमत को एतबार है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कल एक बार फिर अपना मौक़िफ़ दोहराया कि हुकूमत मुज़ाकरात की पेशकश पर कायम है, अपोजिशन पहल करे। हमारी तरफ से तो एक ही शर्त है कि मुज़ाकरात पाकिस्तान पे होंगे, पाकिस्तान के मसाइल पे होंगे और इस पर बातचीत का आगाज़ वज़ीर आज़म ने कमेटी बनाई, स्पीकर की सरबराही में ये काम होता रहा। वहाँ से अपोजिशन यकतरफ़ा तौर पे उठ के चली गई। कमेटी भी उधर ही है, स्पीकर का ऑफिस भी उधर ही है। अगर उस स्पीकर के ऑफिस तक आना है तो वो अपोजिशन ने आना है। सबसे पहले पाकिस्तान की सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये दहशतगर्दी है, इस पर आएँ, बैठें, साथ दें और अपने वज़ीर आला को कहें कि इधर उधर की गलियों में चक्कर लगाने की बजाय वो केपी की गलियों में चक्कर लगाए जहाँ से दहशतगर्दी पूरे मुल्क में जा रही है। 27वीं तरमीम के वक्त भी ऐसी इत्तलात आई थी कि हुकूमत 18वीं तरमीम में कुछ तब्दीलियाँ लाना चाहती है, मगर पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ामंद ना हुए और इसको मुनासिब वक्त पर छोड़ दिया। कल हमारे ही प्रोग्राम में एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना था कि उन्हें वज़ीर आज़म ने 28वीं तरमीम में बल्दियाती इदारों को मुकम्मल इख्तियारात देने का यकीन दिलाया है। ईद के बाद हमें इस तरमीम का इशारा दिया गया है। 140 ए के तहत एमक्यूएम का तरमीमी बिल 26वीं आईनी तरमीम में नहीं आया, उसके बाद 27वीं में तो वज़ीर आज़म ने हमें खुशखबरी दे दी, फिर भी पीपल्स पार्टी सिंध की वजह से बैकआउट उन्होंने करना पड़ा। लेकिन ये उनका मुकम्मल पक्का वादा है कि 28वीं तरमीम में जिसमें एनएफसी के इशू को एड्रेस किया जाएगा और ये मेरे ख्याल में ईद के बाद इसका अंदिया हमें मिला है। मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है वो बनने वाली है। अब हालात ऑब्वियसली ये है कि हुकूमत और अपोजिशन में मामला कुछ संभलते दिखाई दे रहे हैं, तो 18वीं तरमीम का मामला जो है वो सर उठा रहा है। मतलब वो एक मसला जो है वो हमें बनते हुए नज़र आ रहा है और अगर वाकई ईद के बाद 28वीं तरमीम आई तो हुकूमत को नए सियासी चैलेंजेस जो हैं उनसे निपटना होगा। लेट्स टॉक अबाउट इट। सेनेटर राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर आज़म के मुशीर हैं बराए सियासी उमूर। राना साहब इमरान खान के बजाते ख़ुद नामज़द लोगों को अपोजिशन लीडर लगाना अपोजिशन की बड़ी डिमांड भी थी जो फाइनली पूरी हो गई है। वहाँ से इसे खुशाइंद भी कह दिया गया है। आपको लग रहा है पर्टिकुलरली हम अपोजिशन और हुकूमत की बात कर लें कि डायलॉग मुज़ाकरात के रास्ते खोल सकते हैं, जो फाइनली अपोजिशन लीडर का लग जाना है या तकर्रुर हो जाना है, ये आगे की रास्ते या राहें हमवार करेगा? देखिए, जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि ये नामजदगियाँ जो हैं जिन लोगों की गई हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब और राजा नासिर अब्बास साहब, उनसे हमें उम्मीद है कि वो सीज़न्ड और जमहूरियत पे यकीन रखने वाले लोग हैं और उनकी मौजूदगी से जो है वो यकीनन कुछ फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक अभी की बात है तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी को फौरी तौर पे जो है वो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा और मुज़ाकरात जो है वो शुरू हो सकेंगे। और ख़ास तौर पे 8 फरवरी की जो इन्होंने एहतजाज की कॉल दी हुई है और उसके लिए जो हमारी इन्फॉर्मेशन है ये अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारे एस्टीमेट के मुताबिक वो बिल्कुल टोटल फेलियर होगा। तो शायद ये उससे पहले कोई मुज़ाकरात की बात के ऊपर तवज्जो ना दें। बताएं कि हुकूमत की तरफ से तो ये बात की जाती रही है कि 8 फरवरी से पहले तो इमरान खान की किसी से मुलाकात मुमकिन नहीं है। 8 फरवरी वाली कॉल ऑफिशियली वैसे भी राना साहब तहरीक इंसाफ ने नहीं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वालों ने दी थी। वो अपनी कॉल वापस ले लें तो क्या इमरान खान से मुलाकात के दरवाजे 8 फरवरी से पहले भी खुल सकते हैं? देखिए, इस बारे में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी हर मुलाकात को स्टेट के ख़िलाफ़, अदारों के ख़िलाफ़, अदारों के सरबराहों के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ जो बयानिया है उसके लिए इस्तेमाल करते रहे हैं और उसको इस्तेमाल करने के उन्होंने मुख्तलिफ़ जो है वो तरीक़े अपनाए।
इन वजूहात की बुनियाद पे मुलाकात बंद की गई थी। उसके बाद ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तरीक़ाकार तय कर दिया और जिसमें पाबंद किया हुकूमत को भी मुलाकात के एक तरीक़ाकार के ऊपर, और इनको भी पाबंद किया कि आपने भी ये काम नहीं करने। लेकिन इन्होंने जारी रखे, जिस पे फिर मुलाकात बंद कर दी गई और ये फिर उसके ऊपर एहतजाज तो करते हैं लेकिन दोबारा हाई कोर्ट नहीं गए, क्योंकि वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे इनके अपने बयानात हैं, इन्होंने अपनी अंडरटेकिंग दी हुई है कि जी हम ये काम नहीं करेंगे। तो उसके बाद ये 4 हफ्ते मुलाकात बंद रही। फिर इनके एहतजाज पे या फिर अदरवाइज़ इन्होंने कहा कि जी पता नहीं जी उनको जेल में कोई नुकसान पहुंच गया है, तो इनकी एक हमशीरा मोहतरमा जो ग़ालिबन उज़्मा खान साहबा हैं, उनकी मुलाकात करवाई गई और उनको ये रिक्वेस्ट की गई कि आपने जो हाई कोर्ट में ये कमिटमेंट्स की हैं तो आपने ये काम नहीं करना। उन्होंने वादा किया, लेकिन उसके बाद फिर आके जो किया वो सबके सामने है। तो इसलिए अगर वो मुलाकातें कानून और रूल्स के मुताबिक करना चाहें तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, भले वो 8 फरवरी से पहले कर लें या 8 फरवरी के जो है वो बात करें। लेकिन 8 फरवरी की क्योंकि कॉल उन्होंने दी हुई है, तो इसलिए उससे पहले जो मुलाकात होगी तो यकीनन उसको उसके लिए वो जो है वो उसको हाईलाइट करने के लिए या उसमें लोगों को जो है वो मज़ीद जो है वो शर्अंगेज़ी पे उभारने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए 8 फरवरी की कॉल की मौजूदगी में जो है वो इंतज़ामिया ये रिस्क नहीं लेगी। अच्छा राना साहब, सियासी इस्तेहकाम के लिए हरीफों को आप रियायतें दे रहे हैं, अपने हलीफों के शिकवे भी सुन लें क्योंकि वो ज़रा बढ़ते जा रहे हैं। कराची के गुल प्लाजा से ही बेसिकली तो ये मामला शुरू हुआ, एक दफ़ा फिर ज़िले हुकूमतों बाइख्तियार बनाने की बात चल निकली। MQM का आपको पता है ये देरीना मुतालबा है, पीपल्स पार्टी सख्त नाराज़ है, हुकूमत को पता है कि 18वीं तरमीम उनकी रेड लाइन है। फिर हुकूमत की तरफ से ये बातें क्यों की जाती हैं जिससे आप ख़ुद भी मुश्किल में आएँ, आपकी हुकूमत भी मखलूत है, वो भी मुश्किल में आए? अल्लाह करता ये ना भी होता तब भी ज़िली हुकूमतों को बाख्तियार बनाना चाहिए। ज़िली हुकूमतों का बाख्तियार होना जो है वो किसी हादसे की वजह से नहीं है, ये एक आइनी तकाज़ा है। और जब तक आप लोगों को यूनियन कौंसिल के लेवल तक जाके ज़िलों से तहसील और आगे नीचे यूनियन कौंसिल लेवल तक बाख्तियार नहीं बनाएंगे तो लोगों के कुछ बुनियादी मसले ऐसे हैं कि जिन तक जो है वो पहुंच जो है वो रहेगी। तो इसमें जो है वो जहाँ तक गुल प्लाज़ा का मामला है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसमें मालूम किया जाना चाहिए कि अगर ये 500 या 400 दुकानों का बना था तो फिर किसने जो है वो पहली स्टोरी के बाद दूसरी बनवा दी, फिर दूसरी के बाद तीसरी की अप्रूवल हो गई, फिर तीसरी के बाद चौथी की अप्रूवल हो गई, फिर उसके बाद जो ग्राउंड फ्लोर था, जो पार्किंग थी, वहाँ पे जो है वो दुकानें बन गई। ये कब मंजूरी हुई, किसने दी और क्यों बनी, ये इसका जो है वो पूरा हिसाब होना चाहिए। और जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं वो हो सकता है कि वो अब रिटायर हो चुके हों या उनमें से कई अब दुनिया में ना हों, लेकिन बहरहाल जो हों उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए, उनकी पेंशन बंद होनी चाहिए। तक 18वीं तरमीम का तल्लक है तो 18वीं तरमीम जो है वो एक कंसेंसस के साथ होने वाली जो है वो तरमीम है, लेकिन उसमें दोबारा कंसेंसस के साथ तब्दीली हो सकती है, उसमें बेहतरी हो सकती है और ये बेहतरी का दरवाज़ा जो है वो हमेशा के लिए पूरे आइन के लिए खुला है। ये आइन ही इस बात की इजाज़त देता है कि आप इस तरीके से जो है वो आप तरमीम जो है वो कर सकते हैं। तो इसलिए उसके ऊपर बात करना जो है वो सभी का हक़ है। ख्वाजा आसिफ साहब ने अगर बात की है तो उन्हें मुल्क का आइन और असम्बली रूल्स ये इख्तियार देते हैं कि वो अपनी राय का इज़हार करें। जिस तरह से बाद में नवीद कमर साहब ने अपनी जो है वो दलील दी और अपनी बात की है, उनकी बात भी जो है वो वज़न रखती है, उन्हें भी ये हक़ हासिल है। तो मेरा ख़्याल है कि असम्बली में किसी भी मेंबर को बात करने से रोकना या इस पे एतराज़ करना कि जी क्यों बात की है, ये मुनासिब नहीं है। आप उसका जो है वो जवाब, इसमें जो है वो कोई ज़्यादा उलझने वाली बात नहीं है। अलबत्ता हमारा एक मौक़िफ़ ज़रूर है 18वीं तरमीम के ऊपर,
और ख़ास तौर पे जो सोर्सेज की तकसीम है इन बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, उसके ऊपर हमारा एक मौक़िफ़ है, उसे सुना जाना चाहिए, उसके ऊपर बात होनी चाहिए और जहाँ पे हमारी बात दुरुस्त है उसके ऊपर कंसेंसस होना चाहिए। अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो यानी फिर बात हो सकती है, क्योंकि फ़िलहाल तो हुकूमत के लोग ख्वाजा आसिफ की 18वीं तरमीम से मुताल्लिका बयान को उनकी ज़ाती राय कह रहे हैं। तो क्या वाकई ज़िले हुकूमतों को बाख्तियार बनाने, नए इंतज़ामी यूनिट से मुताल्लिका चीज़ें 28वीं तरमीम में नहीं होंगी? ये एक दफ़ा आप हमें बता दें, आज की पोजीशन क्या है? देखिए, पोजीशन तो वही है, अगर कोई कंसेंसस होगा तो ज़रूर होंगी और इसके ऊपर एक मौक़िफ़ है, हमारा भी मौक़िफ़ है, MQM का है, उन्होंने तकारीर भी की हैं पिछले 2 दिन असम्बली में। तो अगर कंसेंसस हो जाएगा और जिस हद तक हो जाएगा तो फिर ज़रूर जो है वो ये हो सकेगा। लेकिन जहाँ तक ख्वाजा आसिफ साहब की राय का तल्लक है तो वो उनकी है ही ज़ाती राय, ये हुकूमत के लोगों ने क्या कहना है? ख्वाजा साहब ने कब कहा है कि मैं कोई हुकूमत की तरफ से पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहा हूँ या पार्टी की तरफ से पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहा हूँ? उन्होंने ख़ुद कहा है कि मेरी ज़ाती राय है। तो इस ज़ाती राय को ज़ाती राय रहना चाहिए और हर मेंबर को वहाँ पे इख्तियार है, जिस तरह से पीपल्स पार्टी के दोस्तों को इख्तियार, उन्होंने भी तो कल बात की है ना, ख्वाजा आसिफ साहब की बात के बाद उन्होंने बड़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग बातें की हैं, तो ठीक है, उनको भी हक़ है, तो और ख्वाजा साहब को भी हक़ पहुँचता है। ठीक, लेट्स सी क्या होता है। कंसेंसस से आप कह रहे हैं और कंसेंसस अगर डेवलप हो जाता है तो ये सारी चेंजेस आ जाएंगी। ईद के बाद जरा सियासी माहौल और गर्म होगा। दिस मॉर्निंग। अच्छा, जब ये कहते हैं ना कि वो उनकी सियासी अपनी ज़ाती राय है और फिर दूसरी राय एंड ऑल दैट, बट इफ़ यू बिलोंग टू अ पार्टी एंड यू आर वेरी क्लियरली सेइंग थिंग्स, वैसे मुझे लगता है ख्वाजा आसिफ की बहुत सारे मामलात में ज़ाती राय होती है, क्योंकि वो एक्स पे भी इसी तरह ज़ाती राय का या फिर वो इवेंचुअली ज़ाती राय हो जाती है, या फिर वो होती ही प्रॉब्लम या फिर वो होती है। ही सेज व्हाट ही हैज टू से। इन एनी केस आज आ गई है 22 तारीख और 22 का वादा था, 22 का वादा था, 22 का वादा था कि कराची में बारिश होगी। वादा था कि नहीं था? याद है ना आपको? 3 बार पूछा है हमने। हाँ, लेकिन अभी तक कोई वैसे बारिश शाम से दोपहर से शाम के औकात में बारिश की तवक्को जाहिर की जा रही है और कोयटा में बर्फबारी की भी पेशगोई थी। सो कोयटा के आप विजुअल्स देख लें, कोयटा में बर्फ पड़ गई और बड़े अरसे बाद, बड़ी सर्दियों बाद बर्फ पड़ी है कोयटा में। अच्छी लग रही है। I mean, I cannot even imagine being there because I'm not too fond of बर्फ और ठंड for that matter, और for that matter too much गर्मी। In any case, तो आज हम बारिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन कराची। Although अब्दुल्ला, मेरा ये वेदर ऐप खुला हुआ है सामने और इसमें कुछ नहीं है। इसके अलावा कोयटा के अलावा ज़ियारत, कोजक टॉप और पुराना चमन, शीराबाग में भी बर्फबारी हो रही है। कोजक टॉप पर बर्फबारी के बायस चमन, कोयटा, कराची शाहराह पर ट्रैफिक मुतासिर हो गई है। लुक्स स्टनिंग। How white and how pretty it is. I mean, from the screen. Again, I don't want to be there. देख के सर्दी लगना शुरू हो गई है स्टीवी। जैसे जैसे ना वक्त गुजर रहा है, बताएं। गुल प्लाजा सानहे का दुख और गम लिटरली कम नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है। क्योंकि फिर कोई वीडियो आ जाती है, फिर हम देख लेते हैं वाला वाकया या चीज़ सामने आती है। अब सुबह जो हम वीडियो देख रहे थे जो सोशल मीडिया पे लिटरली, जिसमें हमें रेस्क्यू एहलकार तो नहीं नजर आए, वो जो हड्डियां हैं जली हुई, भस्म हुई भी, वो दुकानदार ही अपनी मदद आपके तहत अपनी प्लेटों के बीच में से, अपनी क्रॉकरी के बीच में से, कभी किसी का जबड़ा उनके हाथ आता था, कभी किसी की हाथ की हड्डी, लिटरली उन हड्डियों के भी टुकड़े हुए में, कभी 4-5 दांत आ जाते थे। सो दिस इज जो हालात, द सिचुएशन, जो हालात है ना, वो पिक कर रहे हैं, अपनी क्रॉकरी में से चीज़ें निकाल रहे हैं, हड्डियाँ निकाल, जो उनको लग रही है कि हड्डी होगी और क्रॉकरी नहीं होगी। इतनी कन्फ्यूजन है बिकॉज वो ऐसी गली हुई, भुसम हुई, दे आर एक्चुअली वो पाउडर हो चुकी हैं ऑलमोस्ट हड्डियाँ। तो जस्ट द लेवल ऑफ इन्फर्नो, मतलब हम ये सोच रहे थे कि उन्होंने तो शटर डाउन किया, बंद किया होगा कि एटलीस्ट फ्यूम्स और स्मोक वगैरह से वो बच सकें, लेकिन आग किसको छोड़ती है? पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया के मुताबिक लाशों की हालत ऐसी है कि DNA सैंपल लेना भी मुश्किल है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए।
जो आज हमारे पास रिमेन्स आना स्टार्ट हुए हैं वो इतना बर्नट हैं, यानी इतने जले हुए हैं कि उनमें डीएनए अब अनएनालाइजेबल वाली स्टेज पे आ गया है। सो इट इज़ बिकमिंग वेरी डिफ़िकल्ट। मैंने ईदी के रज़ाकारों से और छिपा के रज़ाकारों से अपील ये की है कि जहाँ से आप उठा रहे हों वहाँ से हमें ज़रूर बताइए कि आपने ये रिमेन्स कौन सी शॉप से, कौन से फ्लोर से, किस जगह से रिमेन्स को पिक किया है, तो कम से कम हम किसी हद तक एक कंक्लूजन की तरफ जा सकें कि ये किसके हो सकते हैं। कम से कम हमें दुकानदार और जो शॉपकीपर्स हैं, शॉपर्स, मतलब किस जगह पे आखिरी बार उनके प्यारे भी मौजूद थे। सो इफ़ आई कैन गेट दैट इन्फॉर्मेशन तो शायद हम इनको एक कंक्लूजन तक ले जा सकें। आज सुबह हम हमारे बड़े खुद दुकान के अंदर गए हैं, जो दुकान के अंदर से अभी तक हमने 14 बॉडियाँ निकाली जो छोटे छोटे हड्डियों में थी। इसमें भी हमारे छोटे छोटे भाई है, हमारे कज़न हैं, हमारे जो है ना हमसाए हैं। इसमें लेडीज़ फैमिली हैं। जो हमारे कज़न उस बेहोशी की हालत में जब हमने उसको बाहर निकाला है, उसने ये बताया कि 14 से 15 अफराद हमारी दुकान में उस टाइम मौजूद थे जब वो अंदर था। उसके बाद एक और दुकानदार ने बाहर आके मुझे यही बोला कि भाई आपकी शॉप में 20, 25, 30 बंदे बहुत ज़्यादा थे मेरे भाई, क्योंकि आपकी तो हमारी जो दुकान है वो बड़ी दुकान है, कॉर्नर की बड़ी दुकान है, डबल दुकान है। मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, कभी किसी से कोई अनबनी नहीं हुई। वो यही कहते थे कि मैं अपने सेठ के साथ काम करके फिर अलग मैं अपनी शॉप करना चाहता हूँ। यही पता नहीं पड़ा कि आज 4 दिन गुजर गए, बच्चे हैं भी कहाँ नहीं है। मेरे सिर्फ 2 ही भाई हैं और कोई नहीं है। मुझे मेरे भाई चाहिए हर हाल में। कोई कुछ नहीं कर रहा है, जाते हैं घर वाले, आ जाते हैं। वो दोनों मेरी ज़िंदगी है और मेरा सुकून है, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। किसी ने ये नहीं सोचा कि वो किसी माँ के बच्चे हैं या किसी बहन की जान के टुकड़े, कोई नहीं सोचता। और आज 4 दिन हो चुके हैं, उनका कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। जिस दिन ये वाक़या हुआ है 11 बजे तक मेरी अपने बेटे से बात हुई है। वो अंदर फंसा हुआ था और वो रो रहा था कि मेरा दम घुट रहा है, मुझे यहाँ से निकालें। हम उनसे कह रहे भाई आप पहले इंसानी जानें निकालें। आपकी जो अपनी फायर ब्रिगेड की टीम है वो अपना काम करे, वो आग बुझाए। आपका जो काम है आप लोगों को निकालें, क्योंकि उनको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था बाहर। उसकी बेटी है 3 साल की और वो माशाल्लाह इतनी ज़हीन और इतनी बोलने वाली है। वो मुझसे, मैं 1 दफ़े 2 दफ़े घर गया हूँ तो वो मुझसे जाते ही सवाल करे, दादू मेरे पापा नहीं आए, दादू मेरी चीज़ कौन दिलाएगा, मेरे पापा अभी तक नहीं आए। मतलब सारी कंसंट्रेशन शुरू में तो ऑब्वियसली आग बुझाने में थी, किसी को निकालने में क्या होनी थी। मतलब सबसे पहले तो निकलने में ही होनी चाहिए कंसंट्रेशन। बट अब्दुल्ला, मुझे आज तक 4-5 दिन बाद भी गर्मी जो अंदर टेम्परेचर चल रहा है, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट काशिफ भी हमें बता चुके हैं कि उसके तो नज़दीक जाना मुश्किल था। और फिर जो लैग हुआ, मुझे तो फ्रैंकली अगर आप हमसे पूछें तो लगता है कि लैग ही था। फायर ब्रिगेड्स का पहुंचना और फिर पानी का ख़त्म हो जाना, जस्ट थिंग्स टुक देयर टाइम। वन थिंग लेड टू अनदर। फिर दरवाज़ों का बंद होना, जिसको कहते हैं ना सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स, तो वो ही चला है इधर। सो लिटरली ये दुख की ऐसी दास्तानें, इट्स नॉट इजी टू क्या हम कहें, टू इवन लिसन टू पीपल हु शुड बी आंसरेबल एक्चुअली। तो सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब ने हमें ज्वाइन किए, डिप्टी मेयर हैं कराची के। सबसे पहले तो सलमान साहब आपसे यही पूछेंगे कि सादा सवाल ही है वैसे। हाँ बिल्कुल सादा सवाल ही है, सानिया गुल प्लाजा का जिम्मेदार कौन है और किससे सज़ा मिलनी चाहिए, इसकी हम आपकी राय जानना चाहते हैं। गुल प्लाजा किसी एक फ़र्द या एक महकमे की नाकामी नहीं, ये बरसों की गफलत नाकामी है और निगरानी और क़वानीन पर अमल ना होने के नतीजे में ये वाक़या पेश आया। इस सिलसिले में हमने तहकीकात के लिए चीफ मिनिस्टर सिंध ने कह दिया है और जिम्मेदारों का तयन तफ्तीश के बाद ही मुनसिफाना तौर पर हो सकता है। लेकिन मैं ये वाज़े तौर पर ये कहूँगा कि अगर किसी सरकारी अफसर या किसी लैंडलॉर्ड या किसी भी लोकल कमेटी की जिम्मेदारी आयद हुई तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और हुकूमत इस पर एक्शन लेगी और मुतासरा खानदानों को इंसाफ मिलेगा। सलमान साहब, शहरी और सूबाई हुकूमत के बहुत लोग गुल प्लाजा गए, लेकिन सबसे पहले आप वहाँ पहुँचे थे, मेयर भी काफ़ी देर बाद पहुँचे, तो क्या मौके पर आपको लगता था कि ये सानिहा इतना बड़ा हो जाएगा? समझ रहे थे, अंदाज़ा हो गया था कि ये अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, या आपको तब भी उम्मीद थी कि हाँ इसे कंट्रोल कर लेंगे?
जब मैं मौके पर पहुंचा तो सूरत तशवीशनाक थी, लेकिन ऐसे लम्हात में अंदाजों के बजाय फौरी रिस्पांस पर तवज्जो दी जानी चाहिए। हमारी पूरी तवज्जो जाने बचाने के लिए थी। शुरू में ही उम्मीद ज़रूर थी कि अगर महदूद रखा जा सके, मगर इमारत के साथ और हिफाजती इक़दाम की कमी ने सूरत को बहुत तेज़ी से बिगाड़ दिया और छोटी छोटी लापरवाहियों ने सानिया को जन्म दिया। अच्छा ठीक है, चलें, जो हो गया वो हो गया, क्योंकि वाक़या तो हो गया, इसकी तफ्तीश भी आप कह रहे हैं कि हो जाएगी, लेकिन ये ज़रूरी है कि शहर की बाकी जो सारी बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, उनको महफूज बनाया जाए, क्योंकि हाल कुछ वहाँ भी अच्छा नहीं है। साल से गाफिल रहे हुकाम ने तमाम शहर की इमारतों को 2-3 दिन में फायर सेफ्टी सिस्टम लगाने का हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया है। ये काबिल अमल भी है, मतलब ये ना होना कि जी हमने तो कह दिया था कि कर लें 2-3 दिनों में, फिर 2 साल गुजर जाए और किसी ने चेक ही नहीं किया कि उन्होंने वाकई लगाए या नहीं लगाए। 2-3 दिन में पूरे शहर की इमारतों में फायर फाइटिंग सिस्टम लगाना अमली तौर पर मुमकिन नहीं। हाँ, ये हुक्मनामा एक वार्निंग जरूर है कि मजीद वक्त ज़ाया नहीं किया जा सके। इस काम के लिए मरलावार हकीकत पसंदाना और टाइमलाइन टेक्निकली मामलात और सख्त मॉनिटरिंग की जरूरत है, वरना ये कागजी कार्रवाई बंद कर रह जाएगी। अल्लाह करे कि कागजी कार्रवाई बनकर ना रहे। सलमान साहब, आतिशदगी हो, इमारतें गिर जाने का वाक़या ओलियारी में हुआ था, फिर नाकिस प्लानिंग हो, कब्ज़ा हो, चाइना कटिंग हो, हर उल्टे काम की मंजूरी और उल्टे काम को चलने की इजाज़त देने या आज़ादी देने का मामला हो, SBCA का नाम आता है, दीगर इदारों के नाम आते हैं। शहर के डिप्टी मेयर को भी यही शिकायत मिलती है जो हमें मिल रही होती हैं कि क्या होगा। क्या सोचा है आप लोगों ने इस बारे में, कैसे इन मामलात को हल करेंगे आप? कुल हमें भी वही शिकायतें मिलती हैं जो शहरियों और मीडिया को नजर आती हैं। गैरकानूनी तामीरात और माजी में बदतरीन निगरानी के फुकदान ने शहर को इस नेज पर पहुंचाया है। मैं भी यही कहूंगा कि सिर्फ एक इदारा जिम्मेदार नहीं, लेकिन ये भी हकीकत है कि बिल्डिंग कंट्रोल के निज़ाम में बुनियादी असलियत के बगैर बेहतरी मुमकिन नहीं। अच्छा ये बताएं, अब ये सवाल भी हो ही जाए, क्योंकि कराची की शहरी हुकूमत में कभी जमात इस्लामी थी, कभी MQM थी और अब आप हैं। हर किसी से यही शिकायत सुनने को हमें मिली है कि मुकम्मल इख्तियार नहीं है, इदारे हमारे मातहत नहीं, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें आप भी कहते रहे हैं और आपने सुनी भी होंगी। तो अब जब दीगर जमातें पीपल्स पार्टी से मुतालबा कर रही हैं कि इख्तियारात शहरी हुकूमत को दें, तो इसे आपकी जमात ने रेड लाइन बना लिया है और बात सुनने को भी तैयार नहीं है। तो आप शहरी हुकूमत वालों पर क्यों एतबार नहीं सिंध हुकूमत को, ये बहुत बड़ा सवाल है। मतलब ये सारे इंसिडेंट्स जो सामने नज़र आ रहे हैं, ये एट द एंड ऑफ द डे वहीं जाके लिंक होते हैं कि लेट देम रन इट। तो ये क्यों नहीं हो रहा, क्या एतराज़ है? मामला हमेशा सियासत के नजर रहा है, जबकि असल नुकसान शहर और शहरियों का होता है। एतमाद सिर्फ बातों से नहीं, निज़ाम और खूबियों से बनता है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि इख्तियारात के साथ जिम्मेदारी और शफ़ियत भी होनी चाहिए। अगर हम सब एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय शहर के मुफाद में बैठकर निज़ाम तय करें तो मसले हल हो सकते हैं। सर, आखिर में पूरी सूरत हाल सामने रखते हुए, पर्टिकुलरली फायर ऑडिट रिपोर्ट जो है वो 2 साल पहले जो ऑडिट हुआ था, वज़ीर आला बरहमी का इजहार करते हैं कि वो रिपोर्ट मुझ तक नहीं पहुंची। मेयर कराची कहते हैं कि वो रिपोर्ट तो पहले ही वज़ीर आला के ऑफिस तक पहुंचा दी गई थी। और वज़ीर आला ने क्लियर कट उस पर कहा है कि रिपोर्ट हम तक नहीं पहुंची, इसमें कोई इब्हाम उन्होंने नहीं रखा। देखें, सीरियसनेस का अंदाज़ा वहीं से हो जाता है ना। पहले भी जब ये 2 साल पहले फायर ऑडिट रिपोर्ट मांगी होगी तो फायर ही लगी थी ना, कुछ हुआ होगा। जी गुलशन में वाक़या हुआ था, कई लोगों की जान गई थी उसमें। मैं आई एम टॉकिंग टू नॉट जस्ट द पीपल इन कराची, टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री एज वेल हु परहैप्स डोंट नो। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा ही हुआ था। अब उसकी सीरियसनेस का लेवल देखें, 2 साल बाद याद आ रहा है कि किसी ने वो ऑडिट रिपोर्ट आगे भी दी थी कि नहीं दी थी, और एक कंफ्यूजन पड़ी हुई है। तो लिहाजा व्हाट एक्सपेक्टेशन कैन वी हैव फ्रॉम दिस इंसिडेंट? तकलीफ इस बात की है कि ये पहली आग नहीं लगी, इससे पहले बहुत बार लग चुकी हैं आगे, और ये इस किस्म के वादे और हम ये कर लेंगे तो वो कर लेंगे, ये बातें हुई हैं, और डर ये है कि इस बार भी शायद ये ना हो जाए। तो क्या शहरी हुकूमत की क़यादत में भी किसी तब्दीली का सोचा जा रहा है? ये एक बात है ना, क़यादत की तब्दीली से ज़्यादा
निज़ाम की दुरुस्ती है। अगर फायर ऑडिट रिपोर्ट्स कहीं रोक दी गई या ऊपर तक नहीं पहुंचती तो ये एक संगीन मामला है और इस पर वजीर आला सिंध साहब ने बर्मी का भी इजहार किया है। एहतसाब फर्द का हो या निज़ाम का, इससे ग्रेज नहीं किया जाएगा। शुक्रिया। ऑलराइट, चलिए ठीक है। सलमान अब्दुल्ला मुराद, डिप्टी मेयर कराची, हमसे बात कर रहे थे। Do we have our next guest with us? काज़म अली साहब, साबिक चीफ फायर ऑफिसर हैं कराची के। काज़म साहब, सबसे पहले तो हमें यही बताइए, हमें पता है कि शहर में जितनी फायर फाइटिंग या फायर फाइटर्स की ज़रूरत है, हम दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता या इवन नॉट सो तरक्की याफ्ता शहर से भी कंपेयर कर लें, हमारे पास कैपेसिटी है ही नहीं। ज़रा हम कंपैरिजन कर सकते हैं या आप हमें बताइए कि एक्चुअल शहर में अगर आइडियल भी सूरत हाल ना होती तो मिनिमम इतने फायर टेंडर्स, फायर ब्रिगेड्स और फायर फाइटर होने ही चाहिए थे एज कम्पेयर टू व्हाट वी हैव राइट नाउ। साहब, आपको आवाज़ आ रही है? We'll try to reconnect with them। सवाल आपका अच्छा था वाकई, क्योंकि हमें तो बिल्कुल ही आइडिया नहीं। कोई आके हमें कह दीजिए कराची में 20 फायर स्टेशंस हैं या फायर टेंडर्स हैं, हम कहेंगे 20 इज़ अ गुड नंबर। नो, मतलब इतना बड़ा शहर है, हाउ मच इज़ रिक्वायर्ड? क्योंकि जब हमने बात की है, कहते हैं जी 1 लाख लोगों का जो एरिया आबादी हो उसके लिए एक फायर टेंडर या फिर फायर स्टेशन उस इलाके में होना चाहिए। इस तरह सोचे जाएँ तो हमारे पास तो एटलीस्ट 50 तो होने चाहिए। हमारे पास नहीं, हमारे पास 250 एटलीस्ट होने चाहिए। तो 250, मतलब मैं तो कितना कंजर्वेटिव अभी फिर भी फिगर दे रही हूँ। ओके, कासिम साहब, आवाज आ रही है आपको? सबसे पहले हमें बताइए कि हमारी करंट कैपेसिटी क्या है और आइडियल कैपेसिटी क्या हो। आइडियल से भी हम दूर चले जाएं, हमारी स्टैंडर्ड कैपेसिटी क्या होनी चाहिए फायर फाइटर्स, फायर ब्रिगेड, स्नॉर्कल्स की इन कराची टू मैनेज एनी सच इंसिडेंट? एक्चुअली इसका एक आप अगर थंब रूल के तौर पर ले लें तो तकरीबन 1 लाख की आबादी पर एक फायर स्टेशन। तो इसी लिहाज से तमाम दुनिया के अंदर फायर स्टेशन है, न्यूयॉर्क बल्कि इससे भी ज़्यादा मिलेंगे आपको। और फायर टेंडर ये समझे एक फायर स्टेशन पे 2 फायर टेंडर, इसके साथ कई और टूल्स इस्तेमाल होते हैं। हमारा जो इसके अंदर इस्तेमाल होता है स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड, एक आबादी का होता है और एक एरिया का होता है। तो एरिया के लिहाज से तो और ज़्यादा चाहिए जितना कराची का एरिया है। हम आबादी पर आ जाते हैं और आबादी जो है कराची की जो है ना, उसमें ये हुआ है कि आपका पहले आपको याद होगा KDA होता था और KDA के अंदर स्कीमें आती रहती थी और उस स्कीम के साथ साथ फायर स्टेशन आते रहते थे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 12 फायर स्टेशन है फुल फ्लेज और उसके साथ साथ उसकी ब्रांचेस हैं जिनको मिला के टोटल 28 बन जाते हैं और उसके बाद गाड़ियाँ जो है 45 हैं। तो ये ऑलमोस्ट ये समझ लें कि आपका जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट का 15 to 20% है। इसी तरह स्टाफ जो ऑपरेशनल स्टाफ वो तकरीबन 1930 से 1000 के दरमियान होता है, जबकि रिक्वायरमेंट जो है वो तकरीबन 15,000 से 20,000 आपका फायर फाइटर्स की जरूरत है कराची को। तो ये इसका मतलब है कि एक काज़म साहब, ये हमने ना काम कर रहा है। दुनिया के दीगर मुल्कों में फायर हाइड्रेंट्स देखे हैं, वो लाल रंग के पाइप जगह जगह मौजूद होते हैं पब्लिक स्पेसेस पे, पब्लिक मकामात पे के फायर ब्रिगेड अगर इन केस ऑफ अ फायर इंसिडेंट वो आती है, फायर ब्रिगेड उसी से अपना पानी लेती है। यहाँ पे किसी ज़माने में हुआ करते थे और हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये हम इस हालत तक कैसे पहुंचे जहां हम रिक्वायरमेंट का 10% पे ऑपरेट कर रहे हैं। असल में देखें इसके अंदर ये है कि ये जो सब कॉन्टिनेंट है इसमें अंग्रेज था और उसने बड़ा स्टैंडर्ड, जो लंदन का स्टैंडर्ड था वो कराची का स्टैंडर्ड, बल्कि कराची उससे आगे था। कराची को कहा जाता था पल ऑफ एशिया, एशिया का नगीना। और यहाँ पे उस वक्त 2 फुल फ्लेज फायर स्टेशन थे, 4.5 लाख की आबादी थी। तो ये हाइड्रेंट सिस्टम पूरे शहर में मौजूद था और इसके निशानियाँ अभी तक के मौजूद है। मदरसतुल इस्लाम के पास आप जाएंगे तो उसके राइट हैंड के ऊपर आप देखेंगे अभी भी फायर का कुआं है, कुएं होते थे, फायर के हाइड्रेंट होते थे। पूरा शहर जो धुलता था, कहते हैं ना उस वक्त वो धुलता नहीं था बल्कि फायर हाइड्रेंट की टेस्टिंग होती थी तमाम जगहों पर, पूरा सदर की तमाम जगहों पर जो ना हाइड्रेंट मौजूद थे। और कराची जो है, कराची को तो हमने ये समझे कि 80 और 75 तक की जो ना कराची की जो सूरत हाल थी, लॉ एंड ऑर्डर था, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। और कराची जो है एग्जाम्पल था तमाम के लिए। यहाँ पे दुबई के अंदर या
के अंदर ये तमाम जितनी भी फायर सर्विस ये तो बड़ा ही मुश्किल, खैर दुबई वगैरह जाने की क्या हमें ज़रूरत है काजिम साहब के, हम क्या कंपैरिजन करें। आप अपने वक्त की बात बताएं कि क्या जब ड्रिल्स वगैरह कराई जाती हैं, हमें स्कूलों में ड्रिल्स याद हैं जो फायर ड्रिल्स होती थी एंड ऑल दैट, तो यहाँ मैंडेटरी है कुछ कि जी मॉल्स में या दफातर में या कहीं आप जाके थोड़ी सी ट्रेनिंग देते हो, लोगों को सेंसिटाइज करते हो, ड्रिल होती हो, एक रफ सी बेशक साल में एक दफ़ा हो जाए, इस किस्म की कोई हमारा कल्चर है कि नहीं है? बिल्कुल ये कल्चर है, और इसके अंदर ये होता है कि एक सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट है सिंध में, उसका काम यही है, उसके पास इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हर जगह पे जाके ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। वो कल्चर अब खत्म हो गया, वो जो इंस्पेक्टर थे वो इंस्पेक्टर बन गए इंस्ट्रक्टर ना, अब वो जो है ना मुख्तलिफ जगहों पे जाके फिटनेस सर्टिफिकेट दे रहे होते हैं। तो ये जो आपका बात बता रही है, सबसे पहली चीज़ मैं इसमें डिस्क्राइब कर दूं लोगों को कि करना क्या है। जैसे अभी ये गुल प्लाजा का वाक़या हुआ है, अमूमन हम शॉपिंग सेंटर्स में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, 1 घंटे पहले उसके दरवाजे बंद करने शुरू कर देते हैं लोग। वो जो दरवाजे बंद कर रहे होते हैं लोग, कस्टमर अंदर होते हैं उस वक्त, तो जब तक के आखिरी कस्टमर नहीं निकल जाए उस वक्त तक के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अलार्मिंग बहुत ज़रूरी होती है, आपको पता चल जाए कि इंसिडेंट हुआ है ताकि लोग वहाँ से कम टाइमली इवैक्यूएट हो जाए। फायर के लिए जो शुरू के 3-3.5 मिनट है ये बहुत कीमती है। अगर कोई इनहेल कर जाता है धुआं जिसके अंदर एक रिलीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन साइनाइड है, ये वो गैसेस हैं जो बंदे को पैरालाइज कर देती है, वो फिर कोई एक्टिविटी कर ही नहीं सकता। अगर आप घर पे सो रहे हैं और घर पे सोते हुए अगर आपने इनहेल कर लिया धुआं तो आप उठेंगे नहीं, पहले ही आपकी डेथ वाक़ई हो जाती है। तो ये अब अच्छा, धुएं की स्प्रेड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तेज़ी से होती है, उससे पहले वार्निंग होनी चाहिए, यानी 3.5 मिनट के अंदर बिल्डिंग में धुआं जो है वो एनगल्फ कर लेता है तमाम बिल्डिंग को। यही जो स्टैंडर्ड है 3-3.5 मिनट का, वो इसलिए है कि धुआं फैलने से पहले आपको निकल जाए। दूसरी चीज़ ये है कि ये फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो है ना, ये फायर एक्सटिंग्विशर जो है, ये आग बुझाने का आला उस वक्त है जब तक के धुआं नहीं फैला है। और छोटी आग के लिए हमने पूरे शहर के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर्स की भरमार कर दी है, जबकि आग बुझाने के जो आला है वो स्प्रिंकलर सिस्टम है। तमाम हाई राइज बिल्डिंग के अंदर, तमाम कंपनीज के अंदर, तमाम आपका पार्किंग के अंदर, हर जगह पर शॉपिंग सेंटर्स के अंदर स्प्रिंकलर होते हैं। जब आदमी निकल जाता है तो पीछे स्प्रिंकलर खुद ब खुद आग बुझाता है। फिर आपका काम शुरू होता है, जब वो आग इनिशियल स्टेज पर बुझ जाती है फिर आप फायर एक्सटिंग्विशर लेके दाखिल होते हैं। यहाँ तो बाहर निकलने के बाद आप दाखिल ही नहीं हो सकते क्योंकि धुआं इतना ज़्यादा, स्प्रिंकलर मौजूद नहीं है। तो ये वार्निंग होनी चाहिए। और ये जो तरबियत की आप बात कर रही है, इसके अंदर जो स्टेप्स हैं वो यही है। बेज़ाहिर इस ओहदे पर बराजमान रहे हैं, आप चीफ फायर सेफ्टी ऑफिसर थे, आप मुझे बताएं, आप ये सिस्टम रातों रात तो ख़राब हो नहीं गया, जब आप चीफ थे तो आपने इस सिस्टम को लागू करने की कोशिश की, आपको कौन नहीं करने देता था, या आपने कितनी बिल्डिंगों के ऑडिट किए थे उस वक्त, और क्या आपके पास स्टार्ट आए थे कि हाँ जी कितनी, हमें तो पता है कि वी कैन लिटरली काउंट ऑन फिंगर्स जितनी बिल्डिंगों में फायर। फिर आपका कहना है वो जो इंस्ट्रक्टर्स थे फिर वो अफसर बन गए, तो फिर अब इंस्ट्रक्टर्स कौन है? मतलब ये निज़ाम लगता है कि ये चेंज होता गया है ओवर द इयर्स। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो आपने सवाल किया, मेट्रोपॉलिटन मेयर जो होता है ना, उसके इख्तियारात बहुत ज़्यादा होते हैं, पूरा का पूरा सिटी उसके अंडर में होता है। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जैसे अभी ये हुआ, ये इंस्पेक्शन करवा लिया, मेयर साहब ने कहा कि भाई इंस्पेक्शन करो, चीफ फायर अफसर ने अपनी रिसोर्सेज के जरिए से इंस्पेक्शन करवा लिया। उसकी जो अथॉरिटीज़ हैं, होना ये चाहिए पूरे शहर की अथॉरिटी ये होनी चाहिए, मेयर होना चाहिए। और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तरह तमाम इदारे, इवन पुलिस तक के उसके अंडर में होनी चाहिए, जैसा होता है मेट्रोपॉलिटन लंदन की पुलिस है, इसी तरह न्यूयॉर्क की पुलिस है, या न्यूयॉर्क के इदारे हैं। इसमें होना यही चाहिए कि पहले तो आपका जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर जो मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं, उनका जो है कंट्रोल जो है मेयर के पास होना चाहिए। जब मेयर के पास कंट्रोल होगा तो फायर चीफ भी कुछ कर सकता है। अच्छा काज़िम साहब ये बताइएगा, हमारे जो फायर फाइटर्स हैं ये रेस्क्यूअर्स भी होते हैं क्या? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा लोग जिंदा जल गए, मतलब एक दुकान से 25-25 लोगों की बाकियात मिल रही हैं। क्या कुछ पॉसिबिलिटी थी कि इन लोगों को निकाला जा सकते है, या रेस्क्यूअर्स की एक अलग टीम होती है जो पूरा अपना फायर सेफ्टी गियर पहन के प्रोबेबली इन तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं और बाहर फायर फाइटर्स आग बुझाते रहते?
ज़रा कुछ हमें समझा सकते हैं, क्या दुनिया में अलग अलग होती हैं ये टीमें, या फायर ब्रिगेड का ही अमला ही रेस्क्यू करता है? नहीं, देखें, फायर ब्रिगेड के अंदर जो SOP है अंग्रेज के ज़माने से आज तक वो ये है कि फायर की इत्तला आएगी तो गाड़ी विद इन अ मिनट उसको टर्न आउट होना है। इसके अंदर दो राय है ही नहीं। पहली चीज़ तो ये कि इत्तला देना। अब लोगों को पता ही नहीं है नंबर क्या है, 16 नंबर है फायर ब्रिगेड का, जैसे 15 पुलिस का है, सिर्फ 16 फायर का। लोग इत्तला नहीं देते हैं खौफ के मारे कि यार हम इत्तला देंगे हमारी इंक्वायरी शुरू ना हो जाए, और या फिर उनको नंबर नहीं पता होता। बहरहाल होता ये है कि डिले जो होता है वो इंफॉर्मेशन में होता है। लोग इस इत्तला, इस हादसे की जो इत्तला दी है वो किसी एक बच्चे ने दी है, 15 साल का कोई लड़का है, उसने ये इत्तला दी, ठीक है। उसने 16 के ऊपर इत्तला दी। जब इत्तला मिली फायर ब्रिगेड को, तो फायर ब्रिगेड जो है मैंने बताया, चाहे कोई नमाज पढ़ रहा है, चाहे कोई खाना खा रहा है, किसी का इंतजार नहीं करती गाड़ी जो है घंटी बजती है, और घंटी बजने के बाद गाड़ी जो है वो टर्न आउट हो जाए। उसके पीछे स्टाफ उसमें मौजूद है नहीं है, जो रह गया, और उसको फिर फायर कॉल एक्शन किया जाता है, जो बहुत बड़ी सजा है, उसके लिए बहुत बड़ी सजा है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि फायर टेंडर जो है वो फायर स्टेशन के अंदर खड़ी हुई और इत्तला आ जाए, उसको निकलना है वहां से, फिर वो उस रोड पर आती है ना, आपके पास इमरजेंसी लाइन है। तमाम मुल्कों में, तमाम जगहों पे आप लोग बैनुल-अक़वामी तौर पे मुख्तलिफ जगहों पे जाते होंगे, हर रोड के ऊपर, कराची के रोड भी काफी चौड़ा है, उनके अंदर इमरजेंसी लेन रखी जाती है, जो कि सिर्फ एम्बुलेंस, फायर टेंडर्स और इन तरह की गाड़ियों के होता है। उसके ऊपर कोई गाड़ी आ जाए तो उसका चलान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारा कंसेप्ट ये है कि वो फायर टेंडर जो निकली है फायर स्टेशन से विद इन अ मिनट, उसको आना तो रोड पर है, रोड के ऊपर उसके ऊपर सायरन लगा होता है, जिसका जो पिच होती है हाई होती है, और वो तकरीबन 1 किलोमीटर तक के उसकी आवाज जारी होती है। उसका मकसद यही होता है कि तमाम लोग उसको रास्ता दे दें। लोग क्या करते हैं, उसके साथ पायलट बनके चलने की कोशिश करते हैं, ट्रैफिक वाला उसको टाइम नहीं देता है, तो वो तमाम का तमाम जो सेटअप है, वो टाइम है, वो वहाँ पर खर्च हो रहा होता है। अब आप देखें फायर टेंडर पहुंच गई फायर स्टेशन पर, ओ सॉरी फायर इंसिडेंट पर पहुंच गई। फायर इंसिडेंट के ऊपर वहाँ पर दुनिया भर में हाइड्रेंट होता है, उस हाइड्रेंट से उसको फायर टेंडर को पानी लेना है, और आपको कंटिन्यू एक फायर टेंडर से 10 फायर टेंडर का काम हो सकता है अगर पानी मिल जाए। उसके अंदर जो पंप होता है, उसके अंदर 4 लाइनें निकलती हैं, और 4 से 8 लाइनें मजीद निकाली जा सकते हैं, बशर्ते उसको पानी मिले। फायर टेंडर जो पानी फेंकती है, वो फेंकती है 500 से 600 गैलन पर मिनट। ये पानी वो होता है कि 5 मिनट के अंदर टैंक खाली हो जाता है पानी का। 1000 गैलन, ये 2000 गैलन जो है ना, 4-5 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है। और जब आग बड़ी होती है तो जाते ही अमूमन 2 गाड़ियां जाती हैं, दोनों गाड़ियां काम करनी शुरू कर देती हैं। तो दोनों गाड़ियां क्या करती हैं, अपना पानी 4 से 5 मिनट के अंदर खाली करती हैं और वापस भरने के लिए जाती हैं। सो जो लोग अंदर फंसे हुए हैं काजिम साहब, वो उनको कौन निकालेगा? जो लोग फंसे हुए हैं अंदर, ये मैं बताऊं, उसके लिए जो लोग फंसे हुए उनको कभी भी ये 3 से 4-5 मिनट जो है ना, इसमें कभी भी फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचता है, कहीं पे भी दुनिया में नहीं पहुंचता है। ये 4-5 मिनट के अंदर बंदे की स्मोक अगर इनहेल कर ले तो वो इस काबिल नहीं रहता कि वो उसके अंदर एनर्जी रह जाए या उसको एवोक्यूएट करने। अब आप वहाँ पर जब पहले से करते हैं तो उसके अंदर स्मोक मैनेजमेंट सिस्टम होता है, स्मोक मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। आप देखेंगे पुरानी बिल्डिंगें थी, उनके स्टेयर के अंदर आप देखते होंगे ग्रिल लगी होती थी। उस ग्रिल का मकसद ये होता है कि जब धुआं उठता है तो धुआं हल्का होता है, वो ऊपर की तरफ उन्हीं स्टेयर से जाता है। उन ग्रिल से उस धुएं को निकल जाना चाहिए था। हमने क्या किया, पैनल्स लगा दिए शीशे के, पूरी बिल्डिंग जो है उनको पैक कर दिया। तो धुआं जो है वो सेल्फ फ्यूल भी है और आग से ज्यादा खतरनाक है। आप निकालने की जो बात कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका काजिम साहब। बेसिकली 3 मिनट होते हैं, अगर जाता तो 3.5 मिनट में बिल्डिंग खाली हो जाती। सारी बातों से ये पता चला है कि अब कहीं आग लगे तो बस निकलने की खुद ही कोशिश करो। हम बहुत पीछे हैं, अभी हमें बहुत कुछ करना है टू इवन गेट। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने गजा में पायदार अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर ली है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी है। उनके मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत दी गई थी। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद 28-3 के तहत गजा अमन मंसूबे की हिमायत का ऐलान कर दिया है। बोर्ड ऑफ पीस का मकसद गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अमली इक़दामात जो हैं वो करना है। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद में इजाफे की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया है। और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान ने एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का अयादा किया है। मुजव्वज़ा फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ होगा
और उधर सदर ट्रंप की जानिब से ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने के वाज़े मौक़िफ़ पर डेनमार्क, फ्रांस, कनाडा समेत कई यूरोपीय जो ममालिक हैं ट्रंप की पॉलिसी से वाज़े इख्तलाफ कर रहे हैं। कल आपने शायद उनकी स्पीच पूरी सुनी, बड़ी बहुत लंबी स्पीच थी, बड़ी फ्रैंक अंदाज में स्पीच थी, डाइग्रेस भी कर जाते हैं और बातें करना स्टार्ट हो जाते हैं इधर उधर, बट नेवरदलेस वेरी इंटरेस्टिंग। स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस में जारी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के दौरान अमेरिका और यूरोप के दरमियान बढ़ते फासले साफ दिखाई दिए और कनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने साफ कहा कि कनाडा ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ मजबूती से खड़ा है। और फ्रांस के सदर भी बाय द वे वहाँ थे। फ्रांस के सदर मैक्रोन का बयान भी सामने आया कि गुंडागर्दी के मुकाबले एहतराम को तरजीह देते हैं, धमकियों की पॉलिसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप कल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर भी अपने रवायती अंदाज में नजर आए, नेटो ममालिक को अपने एहसानात याद दिलाते रहे, साफ लफ्ज़ों में कहा कि वो ग्रीनलैंड ही तो मांग रहे हैं, कौन सी कोई बड़ी बात है, ये बर्फ़ का एक टुकड़ा ही तो है, ये अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, अमरीकी कुर्बानियों के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। ढके छुपे अंदाज में यूरोपीय मुल्कों को धमकियां भी लगाई कि वो ग्रीनलैंड ताकत के इस्तेमाल करके नहीं लेना चाहते। बेसिकली उनके कहने का लहजा भी ऐसा था कि हम बड़े आराम से ले सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कर नहीं रहे। बेसिकली हम घी टेढ़ी उंगली से नहीं निकाल रहे और हम नाकाबिले शिकस्त होंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। नेटो के पास दो ऑप्शंस हैं, हाँ या ना। ओके, 3 दफ़ा कहा आई डोंट वांट टू यूज़ फोर्स, लेकिन बाकी सारी बातों में ये बता दिया कि मुझसे फोर्स ना यूज़ करवाओ, खुद ही मेरे हवाले कर दो। मतलब ये एक स्टांस है। अच्छा, यूके जो है ना, जो कि हमेशा ही साथ होते हैं यूएस के और बड़ा इत्तेहादी हैं, वो भी ज़रा इस बार पीछे हट गए हैं कि क्या बातें हो रही हैं। सारे पीछे हटे हुए हैं कि व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। डॉक्टर मलिहा लोधी हमारे साथ हैं, सीनियर सफारतकार हैं। डॉक्टर साहबा, पाकिस्तान अमेरिका की दावत पर गज़ा अमन बोर्ड का हिस्सा तो बन गया है, लेकिन साथ ये वाजे कर दिया है कि हम आज भी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के हामी हैं। तो क्या उम्मीद रखें कि ये मुजव्वज़ा बोर्ड जो है वो पाकिस्तान और फ़लस्तीन के इस ख्वाब की तकमील की तरफ ले जाएगा? क्या देखती हैं आप? पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि वो सदर ट्रंप का जो बोर्ड ऑफ पीस है, इट विल जॉइन द बोर्ड ऑफ पीस। कुछ और मुल्कों ने भी अनाउंस किया है कि वो उसका हिस्सा बनेंगे। कुछ मुल्कों ने तो इनकार कर दिया है, जैसे फ्रांस और एक दो स्कैंडिनेवियन जो मुल्क हैं उन्होंने तो ना कर दी है, और कुछ अभी इंतज़ार में हैं कि उन्होंने फ़ैसला नहीं किया, शायद वो और डिटेल्स देखना चाहते हैं। मेरी नज़र में तो ये दुरुस्त फ़ैसला नहीं है पाकिस्तान की हुकूमत का। मेरा ख़्याल है जो चीज़ हुकूमत ने इग्नोर की वो ये है कि सदर ट्रंप का असल इरादा क्या है, यानी कि उसका मकसद क्या है। ये सारे मुल्कों को इन्विटेशंस भेजना और कहना कि जी आप बोर्ड ऑफ पीस पे आ जाए, मेरा ख्याल है वो कवर चाहते हैं अपनी यूनिलैटरल पॉलिसीज़ के लिए जो कि प्रो इज़राइल हैं। इसलिए मेरी अपनी जो नज़र में तो ये दुरुस्त फ़ैसला नहीं है। और फिर साथ साथ सदर ट्रंप का ये कहना कि ये एक ऑल्टरनेटिव होगा यूनाइटेड नेशंस का, तो उसके हवाले से भी मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को इससे दूर रहना चाहिए था। और फिर एक और इशू जो सामने आता है वो ये है कि देखें, ये एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना चाहता है ट्रंप जो सिर्फ गाज़ा तक महदूद नहीं है। इसका जो चार्टर है उसमें तो गाज़ा का नाम तक नहीं है। तो ये तो लगता ये है कि वो चाहता है कि ये और भी जो मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दुनिया में उस पर भी इसका कोई ना कोई रिट हो, इसका रीमिट हो। तो इतने ब्रॉड रीमिट के साथ आई थिंक पाकिस्तान को ज्वाइन करना, वी शुड नॉट हैव जॉइंड इट। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बनाना चाह रहा है ट्रंप जो उसके अपने पर्सन के साथ एसोसिएटेड है या एफिलिएटेड है। और इसकी लाइफ कितनी होगी इस ऑर्गेनाइजेशन की? जितनी सदर ट्रंप की टेन्योर है ऑफिस में उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना, बिकॉज इट्स एसोसिएटेड विद दिस पर्सन। तो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द रीजंस जिस पे मैं समझती हूँ कि हमें इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। आपके हमें इसका नहीं बनना चाहिए था हिस्सा। डॉक्टर साहिबा, अब कल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तकरीर पे बात कर लेते हैं। ट्रंप साहब की तकरीर में दो चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हैं, एक तो ये कि यूरोप से नाराज़ हैं, दूसरा ये कि ग्रीनलैंड पर कॉम्प्रोमाइज़ वो नहीं करने वाले हैं। सो क्या हम एक बड़ा आलमी तनाज़ा इस मामले को बनते हुए देख रहे हैं?
सदर ट्रंप की जो डेवोस में तकरीब थी, उसमें पहले तो उन्होंने अपनी तारीफ़ें बहुत सारी की और यही क्लेम किया कि उन्होंने अमेरिका की जो इकॉनमी है उसको कहीं पहले से स्ट्रॉन्ग बनाया है। और फिर उन्होंने अपनी तारीफ़ें की जो उन्होंने मुख्तलिफ़ और इनिशिएटिव्स लिए हैं। जहाँ तक बैनुल-अक़वामी सतह का ताल्लुक़ है, उस पे भी उन्होंने फिर से ये बात दोहराई कि उन्होंने पता नहीं कितनी 8 या 7 जंगें रुकवाई हैं और बहुत ही बड़ा काम किया है उन्होंने। और फिर जिस चीज़ का क्रेडिट लिया वो ये कि उन्होंने ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको बिल्कुल तबाह करके रख दिया, जिसकी वजह से मशरिक़ वस्ता में उन्होंने बहुत ही बड़ी कोई तब्दीली ले आए हैं। तो भरी हुई थी मेरा ख़्याल है स्पीच अपनी तारीफ़ों की। लेकिन जहाँ तक ग्रीनलैंड का ताल्लुक़ है, वहाँ उन्होंने ये बात दोहराई कि वो चाहते हैं कि अमेरिका के पास आ जाए ग्रीनलैंड। सिर्फ फ़र्क ये था इस दफ़ा कि उन्होंने कहा कि वो ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, फ़ोर्स नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मुज़ाकरात के ज़रिए वो ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं। तो अब देखें, मुख्तलिफ़ वक्त पे उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ें कही हैं। कभी वो कहते हैं कि मैं कब्ज़ा कर लूँगा, कभी वो कहते हैं मैं ख़रीदना चाहता हूँ ग्रीनलैंड को, और अब वो कह रहे हैं कि चलें मुज़ाकरात के ज़रिए। लेकिन एम तो एक ही है ना, जो वो चाहते हैं उसका आउटकम तो फिर एक ही है कि ग्रीनलैंड जो है वो अमेरिका का हिस्सा बन जाए। और फिर ये कहना कि जी ग्रीनलैंड को कोई और संभाल नहीं सकता, ना डेनमार्क ना ही ग्रीनलैंड का अपना जो इंतज़ामिया है वो उनकी ना सिक्योरिटी को अश्योर कर सकते हैं ना सलामती को। तो मैं समझती हूँ कोई नई चीज़ नहीं थी, लेकिन ये ज़रूर है कि इससे जो इस वक्त आप दरार देख रहे हैं बिटवीन यूरोप एंड अमेरिका, जो गैप है, जो गल्फ है, वो बढ़ जाएगा, वो वाइडन कर जाएगा। कुछ भी अच्छे इंडिकेटर्स डॉक्टर साहबा नज़र नहीं आ रहे। आप बताएं कि अमेरिका, कनाडा, यूरोप आज के नहीं सदियों के साथी हैं। अब ग्रीनलैंड वाले इशू पर ट्रंप जहां तक आ चुके हैं, वो रिवायती दोस्ती तो हमें ऑब्वियसली लग रहा है कि माजी का हिस्सा ही है। आगे क्या हो सकता है? क्या डेनमार्क, यूरोप, नेटो, कनाडा ये सारे मिलकर ट्रंप को रोकने की सलाहियत रखते हैं? तनाज़ा देख रही हैं आगे? मेरा ख्याल है इस वक्त यूरोपियन मुल्कों ने तो एक आप कह सकते हैं कि जॉइंट महाज बनाया है ट्रंप के इस इरादे पे कि वो ग्रीनलैंड को कब्ज़े में लेना चाहता है, वो उसको अमेरिका का हिस्सा बनाना चाहता है। लेकिन किस हद तक वो अमेरिका को रोक पाएंगे, मेरा ख्याल है अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ओवरऑल मैं समझती हूँ कि एक आप देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस अब आनी शुरू हो गई है ट्रंप की पॉलिसीज़ पे, ना सिर्फ ग्रीनलैंड के हवाले से, लेकिन इनकी वो टैरिफ्स इम्पोज करना, मुल्कों को ज़बरदस्ती मुख्तलिफ चीज़ें करवाना या कोशिश करना, बुली करना। तो मैं समझती हूँ कि जो कनाडा के वज़ीर आज़म कानी की तकरीर थी, मैं बहुत ही ज़बरदस्त तकरीर थी, मेरा ख्याल है बहुत ही इम्प्रेसिव तकरीर थी, और उसमें उन्होंने बग़ैर अमेरिका का नाम लिए हुए और ट्रंप का नाम लिए हुए उन्होंने वाकई तनकीद जो की उनकी पॉलिसीज़ पे, तो वो मैं समझती हूँ कि काफ़ी दुनिया में उसको अप्रिशिएट किया गया है। इसलिए कि उससे लगता ये है कि अब जो मुल्क हैं, दे वांट टू स्टैंड अप टू द यूनाइटेड स्टेट्स अंडर ट्रंप, दे वांट टू स्टैंड अप टू ट्रंप एक्चुअली। साथ साथ फ्रांस के भी जो सदर हैं मैक्रोन, उनकी भी स्पीच में अगेन इनडायरेक्टली जो उन्होंने बात की वो इसी पे ही जिस पे कि कानी ने की कि देखें कोएशन के ज़रिए अगर आप इंटरनेशनल अफेयर्स में हिस्सा लेना चाहते हैं तो फिर उसका ज़ाहिर है उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। तो दोनों ने इस बात पे ज़ोर दिया कि ये कि बुलिंग और कोएशन में लफ्ज़ तो खैर मैं अपने इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे ज़ाहिर है मुल्क रेजिस्ट करेंगे। तो आई थिंक वी आर सीइंग द बिगिनिंग ऑफ रेजिस्टेंस बाय कंट्रीज। So we are seeing the beginning of resistance, लेकिन इतनी बुलिंग हो रही होगी तो रेजिस्टेंस भी होनी ही चाहिए। अपने आप को भी फिर मुल्कों को, नेशंस, दे हैव टू मनवाना पड़ेगा अपने आप को। एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा जी, वही हुआ, और इससे ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें, ख़वातीन तो ज़ाहिर है जिनके पास सोना है वो अमीर हो रही हैं। फिर ज़कात जो सोने पे लगती है, जो यूजुअली अमूमन मर्दों को देनी होती है, उसकी अमाउंट भी बढ़ती चली जा रही है। अली इमरान सईद हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ ही हैं।
हम बता 5 तो दें लाख रुपए आपको, फी तोला पाकिस्तान की से बढ़ गई तारीख है में कीमत। पहली बार सोना जो है वो 5 लाख रुपए तोले से भी ऊपर चला गया और कल एक ही दिन में आपको बता दें फी तोला सोने की कीमत में 12,700 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। ये कहाँ जाके रुकेगा अली? देखें, गोल्डमैन सैक्स ने अब से कुछ देर पहले जो फोकास्ट दिया है, पहले ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि $5,000 पर आउंस टारगेट रखा हुआ था उन्होंने, लेकिन अब उन्होंने राइट अवे $500 बढ़ा दिया है, $5,500 पर आउंस इन्होंने कर दिया है जो फोकास्ट है। तो अब मज़ीद ज़ाहिर है कि उस हवाले से लोग अभी डॉलर्स में क्या वैल्यू चल रही है? अभी 4840 था कल, लेकिन क्योंकि ट्रंप ने अभी ग्रीनलैंड पे बैन दिया है कुछ देर पहले कि नाटो चीफ से उनकी बात हुई है और कोई फ्रेमवर्क अग्री हुआ है, तो उनके बयानात के ऊपर चीज़ें जो है ना वो कमोडिटीज़, और वो हर रोज़ नया बयान दे रहे होते हैं और बड़ा ही हैरत अंगेज़ बात है कि किसी मुल्क पे कब्जा कर लेते हैं, वेनेजुएला पे कहते हैं कि तेल मैं मैनेज करूँगा। तो जो ये सूरत हाल चल रही है उसका भी रिएक्शन है कि लोग एक जो सेफ हेवन है ना, गोल्ड को हमेशा एक सेफ हेवन समझा जाता है और हमेशा ही समझा गया। तो वो तो बयान देते रहेंगे, उन्होंने कौन सा रुकना है? हाँ, तो फिर इसीलिए आप देखें कि गोल्डमैन सैक्स ने ये सारी चीज़ें ही पॉलिटिकल जो चल रही हैं, ईरान पे अटैक के लिए मुसलसल असला और फाइटर जेट्स आ रहे हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। फिर प्लस ये कि सेंट्रल बैंक्स बहुत हैवी बाइंग कर रहे हैं गोल्ड की, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक। अच्छा, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स बड़े अरसे से कर रहे हैं गोल्ड बाइंग? बिल्कुल, अब तो 10 साल से कर रहे हैं, मुसलसल नेट बायर्स हैं फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, लेकिन 2024 से इजाफा हो गया और अब ट्रंप के आने के बाद क्योंकि करेंसी के ऊपर इतना रिलायंस सही नहीं है, जब से रूस के जो अकाउंट्स है वो मुंजमद हुए, तो फिर लोगों को ये भी रियलाइज़ हुआ कि टोटल करेंसी में आपके रिजर्व रखे जाना सही नहीं है। तो ये भी है। फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, उसमें भी गोल्ड का एक पार्ट होता है, तो इस वजह से उसकी डिमांड मुसलसल बढ़ रही है। भारत में 25,000 टन तोला मौजूद है, ख़वातीन में ज़ाहिर हम भी कल्चरली एक ही माहौल है, तो भारत का बहुत है। अमेरिका से 5 गुना ज़्यादा सोना इंडिया में मौजूद है, चाइनीज़ भी सोने को बहुत, तो ये दो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं। सेंट्रल बैंक का किरदार है, और फिर ऑन द टॉप ऑफ इट एक जो क्लास में हमेशा होता था ना, एक बड़ा नास्ती सा बच्चा होता था, तो वो ट्रंप का किरदार है कि वो कभी किसी को पुश कर देगा, कभी किसी को पोक कर देगा, तो वो इस तरह से भी। इंटरेस्टिंगली इससे पहले भी ये बात हो रही थी और अब सोने के हवाले से भी ट्रंप ही बीच में आ गए। किस चीज़ के लिए हम ट्रंप को ब्लेम करेंगे? इन एनी केस दैट्स ऑल द टाइम। अली इमरान, सो जो एक प्रोजेक्शन थी वो 5,500 पहुंची है एंड $500 का इजाफा हुआ है। अली हैज जस्ट टोल्ड अस दैट एंड दैट इज इट एंड दैट इज ऑल द टाइम वी हैव एज वेल। आप जाके अपना सोना गिने ज़रा कि कितने आप सडनली अमीर हो गए हैं। सो वी विल सी यू टुमारो। हैव अ ग्रेट डे।